हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज का ये 1 घंटे का महा एपिसोड, जी हाँ बच्चों, 1 घंटे की स्पेशल और एक बहुत ही ज्यादा डिमांडेड अवेटेड वीडियो क्लास 11th का आपका हिस्ट्री यानी कि इतिहास का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के मिड टर्म के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता है कि कल यानी कि 15 अक्टूबर को आपका हिस्ट्री का जो मिड टर्म का एग्जाम है ये होने वाला है। ठीक है, तो आपकी कल के पेपर के लिए एक दिन के कम टाइम के अंदर आप अपनी जो प्रिपरेशन है बच्चों, इसको और बेहतर बना सको, इस बात को ध्यान में रखते हुए बच्चों आज के इस 1 घंटे में हम लोग अपना एक नया और मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर इस वीडियो में सॉल्यूशन के साथ में समझने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले एक सैंपल पेपर आपको हमने करवा दिया था, लेकिन आपकी डिमांड थी कि सर ये दूसरा पेपर भी बहुत जल्दी करवा दीजिए, कल पेपर होने वाला है। तो लीजिए, हाजिर है दूसरे सैंपल पेपर की वीडियो। और पता है बच्चों, ये जो दूसरा पेपर है ना, दूसरा पेपर ये आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर है। बहुत हेल्प करेगा आपकी कल के मिड टर्म के एग्जाम में, क्योंकि जो जो क्वेश्चन इस सैंपल पेपर में हम डिस्कस करेंगे वो सारे के सारे ना सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बल्कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिलेक्टेड एंड रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों। इवन 10 साल के PYQs में ऑलरेडी पूछे गए हुए क्वेश्चन है ना। तो यहां से आपके कल के पेपर में बहुत से क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू बच्चों, वीडियो को एंड तक देखना अगर आप वाकई में अपनी तैयारी को अच्छा बनाना चाहते हो। ठीक है, तो शुरू करेंगे बच्चों बिना देरी करते हुए। और हाँ, एक बार पेपर का पैटर्न देख लो। पेपर में 34 प्रश्न और 5 खंड होंगे आपके। खंड का रहेगा आपका, इसमें टोटल आपके 21 MCQ होंगे 1 मार्क्स के। ठीक है, खंड खा रहेगा जिसमें 3 नंबर के टोटल आपके 6 क्वेश्चन होंगे। खंड गा इसमें 8 नंबर के आपके 3 क्वेश्चन होंगे। और फिर खंड घा रहेगा बच्चों 4 नंबर के 3 क्वेश्चन स्रोत आधारित, और एक रहेगा आपका 5 नंबर का ये मैप। इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम में सेक्शन ABCDE आपका ऐसे रहेगा। ओके बच्चों, तो ये तो हो गया आपका पेपर का पैटर्न। ओके, तो रेडी हो बच्चों। देखो मैं तैयार हूं फुल एनर्जी के साथ में पेपर नंबर 2 आपको अच्छे से समझाने के लिए। अगर आप रेडी हो तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, रेडी हो और शुरू करने के लिए इस वीडियो को फटाफट से लाइक करो। तो शुरू करेंगे आज के इस पेपर को। ठीक है, और हाँ, आप सभी को एडवांस में ही आपके कल के पेपर के लिए मेरी तरफ से विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। बाकी एग्जाम के दिन भी हम लाइव आएंगे तो आपको और भी फिर से बोलेंगे। ठीक है, चलो बच्चों शुरू करते हैं अपने सेकंड सैंपल पेपर को। तो चलिए शुरू करेंगे। चलो यहां पे आप देख सकते हो बच्चों कि आज की इस वीडियो का जो हमारा सबसे पहला सेक्शन है, सेक्शन नंबर A, वो यहां से शुरू हो चुका है। अब ध्यान से सुनना बच्चों, इस सेक्शन में क्वेश्चन 1 से 21 ये होंगे बहुविकल्पीय प्रकार के क्वेश्चन 1 मार्क्स के, यानी कि टोटल जो है अभी हम डिस्कस करेंगे 21 MCQ। लेकिन यहां पर है एक ट्विस्ट ये है बच्चों कि इन 21 MCQ में से कम 5 से 7 MCQ ऐसे हैं बच्चों जिसमें एक ही MCQ से आपके 3 से 4 से 5 MCQ भी निकलेंगे। तो आप ये समझो कि आप 21 नहीं बल्कि 50 MCQ की तैयारी करोगे। और अगर क्या ऑलरेडी अभी आपको मैं सैंपल 4th और जो 3rd हमारा पेपर था इसके भी MCQ दिखाऊंगा, तो आप ये समझ लो कि आप 100 MCQ को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हो। बस आप बड़े ही ध्यान से जो आपको मैं बताऊंगा उसको समझते चलिएगा। ठीक है, ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है इसमें हमें क्या करना है, निम्नलिखित में गलत कथन की पहचान करो। यानी कि 3 बातें हमारे यहाँ पे सही हैं और एक गलत है, और जो गलत होगा ना उसको सही करके भी बताऊंगा, तो आपके 4 MCQ एक बार में कंप्लीट होंगे। ठीक है, सबसे पहली बात, जो मैपालिया है इसका अर्थ होता है अवन आकार की झोपड़ियां। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि मैपालिया का अर्थ क्या है या फिर अवन आकार की झोपड़ियों का मतलब क्या है। ठीक है, तो आपका ये राइट है। सेकंड, पांडुलिपि का क्या अर्थ होता है बच्चों, तो पांडुलिपि यानी कि हाथों से लिखी हुई पुस्तक को पांडुलिपि बोलते हैं। ठीक है, सेनेटर जो है बच्चों ये पैट्रेस का शाब्दिक अर्थ होता है पिता। ठीक है, सेनेटर अर्थात आप पैट्रेस कह सकते हो, इसका शाब्दिक अर्थ होता है पिता, तो ये भी सही है। लेकिन स्पेन में उत्पादित जैतून के तेल को मुख्य कंटेनर से लाया जाता था, वो था सॉलिडस। ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि सॉलिडस तो एक सिक्का था जो कि सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने चलवाया था, है ना। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में बताना है बच्चों कि उन कंटेनरों का क्या नाम था जिससे कि स्पेन में उत्पादित जैतून के तेल को लाया जाता था। ठीक है,
तो इसका आंसर कमेंट में बताओ। बाकी गलत कौन सा है आपका, सी वाला, तो ऑप्शन सी हो जाएगा ये वाला। ठीक है, चलो अब देखिए यहाँ पे हमारा जो अगला क्वेश्चन है सेकंड, यहाँ पे बहुत सारी बातें एक ही बार में आपको पता चलेंगी। क्वेश्चन क्या है, मेसोपोटामिया की जो भाषा का विकास है इसके बारे में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ो। सबसे पहली बात, मेसोपोटामिया सभ्यता की सबसे पहली ज्ञात भाषा कौन सी है बच्चों, सुमेरियन। तो याद रखेंगे मेसोपोटामिया की सबसे पहली ज्ञात भाषा कौन है, सुमेरियन। उसके बाद 2400 ईसा पूर्व के आसपास सुमेरियन भाषा का स्थान किसने ले लिया, अक्कदी भाषा ने। तो अक्कदी भाषा का प्रवेश कब हुआ, 2400 ईसा पूर्व, और इसका विस्तार ज्यादातर सिकंदर ने किया था 336 से 323 ईसा पूर्व के समय। उसके बाद लगभग 1400 ईसा पूर्व के आसपास अरामाइक भाषा का प्रवेश हुआ। तो मेसोपोटामिया में 3 भाषाएं, एक तो पहले ज्ञात है सुमेरियन, दूसरी 2400 ईसा पूर्व में आई अक्कदी, और फिर 1000 साल के बाद 1400 ईसा पूर्व में आई अरामाइक भाषा। ठीक है, अब जो अरामाइक भाषा थी ये हिब्रू भाषा से मिलती जुलती थी, और 1000 ईसा पूर्व के बाद में ये व्यापक रूप से बोली जाने लगी थी। और आज भी ये जो हमारी हिब्रू भाषा है, हिब्रू भाषा, ये इराक में बहुत सारे एरिया में आज भी बोली जाती है। ठीक है, तो मेसोपोटामिया की भाषा के बारे में इन बातों को याद रखना। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन ए वाला, पहला दूसरा तीसरा चौथा ये सब सही है। ठीक है, सेम इसी प्रकार से इसको इंग्लिश मीडियम में देखेंगे तो पहला दूसरा तीसरा चौथा ये सभी सही है, और यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका ए वाला करेक्ट है। ठीक है, चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि पादरी कार्य के विपरीत भिक्षु की जिंदगी पुरुष और स्त्रियां दोनों ही अपना सकते थे। ऐसे पुरुषों को डैश और स्त्रियों को डैश कहते थे। यानी कि जो पादरी कार्य या फिर पादरी ये सिर्फ पुरुष बन सकते थे, लेकिन जो भिक्षु हुआ करते थे ये पुरुष भी बन सकते थे और स्त्रियां भी बन सकती है। लेकिन इन स्त्रियों और पुरुष को एक अलग नाम दिया जाता था। तो वो क्या था बच्चों, तो ऐसे भिक्षु पुरुषों को क्या बोलते थे, मॉन्क बोलते थे, लेकिन स्त्रियों को क्या बोलते थे बच्चों, नन बोलते थे। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है आपका ये निकल के आ जाएगा। तो यहां पे देख लेंगे इसका जो है ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अब देखो बच्चों यहां पे आपका एक 3 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा कि मंगोलों के पतन के मूल कारण क्या थे। तो मंगोली साम्राज्य जो पतन हुआ इसका मेन रीजन, मेन कॉज क्या था बच्चों, मेन कारणों में सबसे पहला पॉइंट है इनकी जनसंख्या बहुत कम थी। ठीक है, अब जब आप किसी एरिया में, बड़े से एरिया में, तकरीबन आपको याद हो तो मैंने बताया था 9200 किलोमीटर तक के एरिया में यह साम्राज्य फैला हुआ था। ठीक है, तो ऐसे में इनकी संख्या तो कम थी लेकिन शासन ये ज्यादा कर रहे थे, तो संख्या कम होने की वजह से इन पे आक्रमण वगैरह होते रहते थे, ये संगठित नहीं रह पाए, ये सारी चीजें थी। उसके बाद वह अपनी प्रजा की अपेक्षा कम सभ्य थे, यानी कि इनकी प्रजा सभ्य थी और ये असभ्य थे। इसके अलावा मंगोलों के द्वारा विभिन्न प्रकार के धर्मों को अपनाया गया। हमने देखा था ना कि मंगोल साम्राज्य जो है वो एक धार्मिक संस्कृति अनुकंपा का मिश्रण है, ऐसे रोमन साम्राज्य भी मिश्रण है। तो सेम वही था यहाँ पे। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी वाला आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अभी 3 नंबर में क्वेश्चन समझाऊंगा, ये एकदम डीपली आपको समझाऊंगा अच्छी तरीके से। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा बच्चों। चलो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्या कहता है, अभिकथन में ये कहा गया है कि रोमन साम्राज्य के परवर्ती काल में वहां की नौकरशाही के उच्च तथा मध्य वर्ग अपेक्षाकृत बहुत धनी थे। यानी कि रोमन साम्राज्य की अगर हम परवर्ती काल की बात करें तो वहां की नौकरशाही के उच्च वर्ग के लोग और मध्य वर्ग के लोग बहुत ज्यादा धनी थे। ठीक है, कारण क्या था, कारण ये था क्योंकि इन दोनों ही वर्गों को अपने वेतन सोने के रूप में मिलते थे और वे अपनी आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा जमीन जैसी परिसंपत्तियां खरीदने में लगाते थे। इसीलिए इनकी स्थिति उच्च और बहुत ही धनी होती थी। ठीक है, तो मतलब कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है बच्चों। ठीक है, अब सेम इसी को इंग्लिश में देखेंगे तो असर्शन ठीक है, रीजन भी ठीक है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है यहाँ पे। तो ऑप्शन आपका ए वाला राइट है। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है कि मेसोपोटामिया सभ्यता की निम्न में से कौन सी विशेषता है। तो भाई मेसोपोटामिया जो है ये एक शहरी यानी कि नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, इसमें लेखन कला का विकास हुआ, बिल्कुल ठीक है। सुदूर देशों से ये व्यापार करती थी, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन डी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। अब देखो
वैसे तो पेपर में आपको अथवा मिलेगा नहीं एमसीक्यू में, मैंने एक अथवा ले रखा है ताकि ये क्वेश्चन और समझा सकूं। देखो, मेसोपोटामिया के उर नगर की सबसे पहली खुदाई अथवा उर नगर के साधारण घरों की जो खुदाई है ये सुव्यवस्थित ढंग से कब शुरू की गई थी? ठीक है, आप ये कह सकते हो कि उर नगर की सबसे पहली खुदाई या फिर साधारण घरों की खुदाई कब की गई थी? तो ये हुई थी बच्चों 1930 के दशक में। ठीक है, कब हुई थी? 1930 के दशक में। देखो बच्चों, मैंने दशक बोला है, ईयर नहीं बोला है, मैंने दशक कहा है। दशक का मतलब 10 सालों के बीच का। फिर यहाँ पे देखो क्वेश्चन 7 में हमें कहा गया कि मिलान करो। अब यहाँ पे एक तरफ शासक है और एक तरफ है उनकी कंट्री। तो यहाँ पे देखो बच्चों, जो सबसे पहले हैं लुई 11वें, इनका संबंध आप सभी को पता है, आपने 9th में पढ़ा था फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। तो इनका संबंध किससे है? फ्रांस से है। ठीक है, तो पहले का बी किस में है बच्चों? ये देखो पहले वाला, ये देखो आंसर मिल गया है ना? मिल गया आंसर आपको। उसके बाद मैक्सिमिलियन किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ऑस्ट्रिया से। दूसरे का सी हेनरी सप्तम किससे संबंधित है? ये इंग्लैंड के थे, तो ये हो जाएगा आपका। और इसाबेला ये स्पेन से संबंधित है, तो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये वाला मिलान हो गया अच्छे तरीके से। ऐसे ही अभी आपको मैं कम से कम 2 से 3 मिलान और भी दिखाऊंगा जो हमारे पिछले पेपर्स के हैं, ताकि आपकी तैयारी और अच्छी हो जाए। ठीक है, चलो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के, एक बार आप यहाँ पे देख लो। पहले का आपका बी हो जाएगा, दूसरे का सी हो जाएगा, तीसरे का डी हो जाएगा, चौथे का आपका ए हो जाएगा। तो ऑप्शन ये रहा, कहाँ गया? बी वाला, ये करेक्ट है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन नंबर 8। ये सेम क्वेश्चन आपके पिछले ईयर के एग्जाम में आ चुका है कि आपको ये जो छवि दी गई, ये जो चित्र दिया गया, इसे पहचानो ये क्या है। तो इस चित्र में बच्चों क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि रोम के फोरम जूलियस की जो दुकानें हैं वो यहाँ पे दिखाई गई। देखेंगे ये भी दुकान जैसा एरिया है, ये भी दुकान जैसा, ये भी दुकान जैसा, ये भी दुकान जैसा, ये भी दुकान जैसा, और ये भी। ठीक है, तो रोम के फोरम जूलियस की ये दुकानें हैं। सेम इसी को इंग्लिश में देख लेंगे आप। यहाँ पे ये चित्र क्या दर्शाता है? तो शॉप्स एट फोरम जूलियस रोम। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, अभिकथन और कारण का। अभिकथन कहता है कि ईस्टर ईसा के शूलारोपण और उनके पुनर्जीवित होने का प्रतीक था। यानी कि जो ये ईस्टर है, ईस्टर ये ईसा के शूलारोपण और उनके पुनर्जीवित होने का प्रतीक था, परंतु इसकी तिथि निश्चित नहीं थी। क्यों नहीं थी बच्चों? क्योंकि इस ईस्टर ने चंद्र पंचांग पर आधारित एक प्राचीन त्योहार का स्थान लिया, जो कि लंबी सदी के पश्चात वसंत के आगमन का स्वागत करने के लिए मनाया जाता था। ठीक है, तो भाई ईस्टर की जो तिथि थी ये निश्चित नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि इसने चंद्र पंचांग के आधार पर प्राचीन त्योहार का स्थान लिया था, जो कि लंबी सदी के बाद में वसंत के आगमन में मनाया जाता है। तो भाई इसकी डेट तो डिसाइड थी नहीं, वसंत तो कभी भी आता है, हर साल का डेट अलग होता है इसका, तो है ना, मंथ भी अलग होता है। तो वही चीज है यहाँ पे, मतलब कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, सेम इसी को इंग्लिश मीडियम में ऐसे देख लेंगे। असर्शन ठीक है, रीजन भी ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। अब दिया गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ो। देखो, यूरोप में नए नगरों में आर्थिक संस्था का आधार श्रेणी थी। ठीक है, तो जो नए नगर उदित हो रहे थे, खास करके चौथा वर्ग, तो इसमें जो है ना श्रेणी, ये इनकी आर्थिक संस्था का आधार थी। प्रत्येक शिल्प या उद्योग एक श्रेणी के रूप में संगठित होते थे। यानी कि कोई भी फैक्ट्री, कोई भी उद्योग जो है, ठीक है, या फिर कोई भी व्यापारी जो है, ये एक श्रेणी के रूप में संगठित होते थे। श्रेणी एक ऐसी संस्था थी जो कि अपने उत्पाद की गुणवत्ता, उसके मूल्य और उसकी बिक्री पर नियंत्रण रखती थी, एक संगठन के जैसे थी। ठीक है, श्रेणी सभागार प्रत्येक नगर का आवश्यक अंग था, क्योंकि यहीं पे विभिन्न प्रकार के उद्योगपति हो गए, व्यापारी हो गए, वो मिलकर अपने जो भी डाउट वगैरह होते उनको सॉल्व करते थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये राइट हो जाएगा। ठीक है, एक चीज बच्चों आपसे मैं शेयर करना चाहूंगा, ये वीडियो मैं रात में तकरीबन 3:30 हो चुके हैं अभी। ठीक है, AM की मैं बात कर रहा हूँ, अभी बना रहा हूँ। तो हो सकता है कि आपको जो वॉइस है ना, उसमें थोड़ा सा ऐसा लगे कि भारी आ रही है या फिर एनर्जेटिक ना हो, तो आप उसको इग्नोर करना। जो क्वेश्चन आपको मैं समझा रहा हूँ ना, आप उसको अच्छे से ध्यान से समझना। ठीक है, चलो बाकी मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से समझाता चलो। अब देखो यहाँ पे ये हमारी जितनी भी बातें हैं क्लास के बारे में, श्रेणी के बारे में, ये सब सही है। कहीं श्रेणी लिखा हुआ है, कहीं क्लास लिखा हुआ है। ठीक है, चलो कोई नहीं,
मतलब ये क्लास टेस्ट रहनी वटेवर, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। चलो क्वेश्चन नंबर देखो 11, इसमें दो चीजें हैं। सबसे पहली, किस मूल के समूहों गौथ, वेंडल और लोम्बार्ड, इन्होंने सभी बड़े प्रांतों को अपने कब्जे में ले लिया था और अपने अपने राज्य स्थापित कर लिए थे, जिन्हें रोमियोत्तर राज्य कहा गया। अर्थात आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि रोमियोत्तर जो राज्य थे ये किन के द्वारा स्थापित किए गए, ठीक है, या फिर रोमन साम्राज्य के पतन स्वरूप रोमियोत्तर जो राज्य थे ये किसने स्थापित किए, या फिर ऐसे वो किस जनजाति के या फिर किस मूल के समूह थे जिन्होंने रोमन साम्राज्य के बड़े बड़े प्रांतों को कब्जे में ले लिया, अपने राज्य स्थापित कर लिए, जिन्हें रोमियोत्तर कहा गया। तो मैंने आपको बताया था बच्चों, जो 3rd सेंचुरी थी, तीसरी सेंचुरी में जो जर्मन मूल के गौथ, वेंडल और लोमार्ड थे, इन्होंने क्या किया था, रोमन साम्राज्य के बड़े बड़े प्रांतों को अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है, अपने नए राज्य स्थापित कर दिए और डेन्यूब नदी के आसपास का जो एरिया था उसको भी अपने कब्जे में ले लिया था, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन जो बी होगा आपका ये राइट है। चलो क्वेश्चन में देखो 12, अपनी पहचान और विशिष्टता बनाए रखने के लिए मंगोलों ने किस विधि संहिता को अपनाया। तो देखो मंगोल जब शुरुआत में उन्होंने अपना शासन स्थापित करना शुरू किया था तो ये कम थे, इनकी पहचान पे भी लोग सवाल उठाते थे, तो इसीलिए इन्होंने अपनी पहचान और अपनी विशिष्टता को बनाए रखने के लिए एक विधि संहिता अपनाई। उस विधि संहिता को क्या बोलते हैं बच्चों, यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यास बोलते हैं। और इसी यास को चंगेज खान की विधि संहिता भी कहते हैं, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बच्चों हरकारा पद्धति का एक दूसरा नाम है जो कि है याम। क्या है, याम, तो इसको याद कर लेना, ठीक है। तो ऑप्शन आपका जो डी वाला होगा ये करेक्ट है। अब देखो बच्चों, रोमन साम्राज्य में ना जो सेना थी वो दो तरीके की होती थी, एक होती थी बलात सेना, ठीक है, और एक होती थी जो स्तंभ वाली सेना होती थी वो। तो बलात सेना कौन सी बच्चों, देखो सेनेट के अलावा अन्य भर्ती वाली सेना, कुछ वर्गों या समूहों के वयस्क पुरुषों लगभग 25 वर्ष तक सेना में राजा की सेवा करनी पड़ती थी, ऐसी सेना। तो इनमें से ए और बी में से कौन सा सही है बच्चों, तो बलात जो है ये सेनेट के अलावा अन्य भर्ती वाली सेना होती थी, यानी कि सी वाला जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। तो व्हाट इज बलात, तो इसके बारे में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 14 क्या कहता है कि वह रोमन साम्राज्य का एक ऐसा प्रांत था जो कि दो विस्तृत तटरेखाओं, पर्वत श्रेणियों और लंबी नदियां, वन और कृषि करने के लिए उपयुक्त विस्तृत मैदान थे, ठीक है। तो रोमन साम्राज्य का वो ऐसा कौन सा प्रांत था बच्चों जिसकी इतनी सारी सिस्टम बताई गई हैं, तटरेखा, पर्वत श्रेणी, लंबी नदियां, वन, कृषि, इन सभी के लिए अच्छा था। तो हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, हम बात कर रहे हैं गौल की। किसकी, गौल की बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन आपका जो ए वाला है ये करेक्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलो अब देखो सामने एक और आपका मिलान आ गया जो कि काफी डिफिकल्ट है, ठीक है। चलो सबसे पहले देखो बच्चों क्या दिया गया है कि सीरिया में उम्मया वंश कब आया, ये मतलब कब से कब तक रहा। तो सीरिया में उम्मया वंश जो था बच्चों ये 661 से 750 ईस्वी तक रहा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले काम को बी मिल गया, ये देखो बच्चों पहले का बी मिल गया है, तो आंसर भी हमारा बी हो जाएगा। अब देखो अरबियों ने कॉर्थेज को कब जीता था, तो 698 ईस्वी में। स्पेन पे अरबों का आक्रमण कब हुआ, तो 711 ईस्वी में। और हिप्पो के बिशप ऑगस्टीन ये कब से कब तक रहे थे, 354 से 430। बच्चों याद रखना एक एमसीक्यू आपका ये बनेगा कि जो हिप्पो के बिशप थे इनका क्या नाम था, या फिर ऑगस्टीन का किससे संबंध है, क्या है ये, तो ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है। तो पहले का बी, दूसरे का सी, तीसरे का डी, चौथे का ए, यानी कि ऑप्शन बी। ओके, सेम इसी को इंग्लिश में देखेंगे तो पहले का आपका बी हो जाएगा, दूसरे का सी हो जाएगा, तीसरे का डी हो जाएगा और चौथे का ए हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो अब देखो बताया गया है क्वेश्चन नंबर 6 में चंगेज खान के परिचय के बारे में निम्नलिखित कथनों को गलत में चुनिए, यानी कि इसमें से एक गलत कथन आपको चुनना है। सबसे पहली बात, चंगेज खान का जन्म लगभग 1162 ईस्वी में आधुनिक मंगोलिया के ओनोन नदी के निकट हुआ था, सही बात है। चंगेज खान का प्रारंभिक नाम तेमुजिन था, सही बात है। चंगेज खान के पिता का नाम यूसुजेई था जो कि कियात कबीले के मुखिया थे, ठीक है। चंगेज खान की माता का नाम ओलुन इके था, तो इनकी माता ने तेमुजिन और उसके सगे और सौतोले भाइयों का पालन पोषण नहीं किया,
ये गलत है बच्चों। क्यों? क्योंकि चंगेज खान की माता ओलुनके ने तेमुजिन और उसके सगे और सौतेले सभी भाइयों का पालन पोषण किया था। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला है कि नहीं किया, तो आपका ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। सेम इसी को आप इंग्लिश में देख लेंगे तो ऑप्शन जो डी है आपका ये यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17, इसमें अभिकथन कारण है। अभिकथन हमसे ये कहता है कि लगभग 3000 ईसा पूर्व के आसपास जब उरुक नगर 250 हेक्टेयर भूमि में विस्तृत हुआ तो उसके कारण दर्जनों छोटे छोटे गांव उजड़ गए और बड़ी संख्या में आबादी का विस्थापन हुआ। आबादी बड़ी संख्या में क्यों निकली? क्योंकि जो उरुक नगर था ये 3000 ईसा पूर्व में 250 हेक्टेयर और ज्यादा फैला। कारण उसका ये विस्तार शताब्दियों तक फैले फूले मोहनजोदड़ो नगर से भी 2 गुना था। देखो, हालांकि ये बात तो सही है कि ये जो 250 हेक्टेयर का विस्तार हुआ, इतने गांव उजड़े, बड़ी संख्या में आबादी का विस्थापन हुआ, तो ये विस्तार बेसिकली शताब्दियों के बाद हुआ मोहनजोदड़ो नगर के जैसा, उससे भी 2 गुना। लेकिन कहीं पे भी हमें ये नहीं बताया कि ये विस्तार आखिर हुआ क्यों, है ना। कारण में तो ये बताता है ना कि क्यों हुआ है आखिर अभिकथन, तो मतलब कि है तो हमारी दोनों बात से सही, लेकिन ये जो है व्याख्या नहीं यहाँ पे देता है। ठीक है, चलिए अब इसी को इंग्लिश में देखेंगे तो असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, बट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18, तांबे व टिन के व्यापार के लिए क्या मशहूर था? तो बच्चों जो मारी नगर था यहाँ पे तांबे और टिन के व्यापार के लिए क्या फेमस था? तो व्हाट वाज फेमस फॉर द ट्रेड ऑफ कॉपर एंड टिन? तो क्या फेमस था बच्चों? अलाशिया द्वीप, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। अब इसी में देखो मैंने एक अथवा ले रखा है, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे आपको मैं कई सारे क्वेश्चन समझाऊंगा, ठीक है। कम से कम मान लो कि 4 MCQ आपको एक ही जगह पे समझाऊंगा। देखो, किस शासक के शासनकाल को शांति का काल कहा जाता है? ठीक है, तो ऐसे कौन से शासक हैं जिनके शासन को शांति का काल कहा जाता है? अब आपको मैं कई हिंट दूंगा, ध्यान से देखना, और वो MCQ भी है। सबसे पहली बात, ये वो शासक हैं जिन्होंने प्रिंसिपेट की स्थापना की है। किसकी? प्रिंसिपेट की स्थापना की है। दूसरा, इन्होंने प्रिंसिपेट की स्थापना की है 2700 ईसा पूर्व, ठीक है, 2700 नहीं 27 ईस्वी में। उसके बाद तीसरा, इन्होंने जो है अपना क्या बोलते हैं, एक उत्तराधिकारी चुना था, ठीक है, एक उत्तराधिकारी चुना था जो कि था टिबेरियस, ठीक है, क्योंकि इनका अपना पुत्र था नहीं तो इन्होंने टिबेरियस को चुना था, और ये था इनका एक नैसर्गिक पुत्र। ठीक है, तो किसकी बात हो रही है यहाँ पे? प्रिंसिपेट 27 ईसा पूर्व, टिबेरियस कौन है? ऑगस्टस। द रीजन ऑफ विच रूलर इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ पीस, दैट इज ऑगस्टस। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, इस क्वेश्चन का आंसर मैं 100% कह सकता हूं कि अगर 100 बच्चे होंगे तो उसमें से मुश्किल से 5 से 10 ही बच्चों को आता होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन की तरफ किसी बच्चे का ध्यान नहीं गया होगा। क्वेश्चन क्या है? सुलभ यात्रा के लिए फारसी भाषा में पैजा तथा मंगोल भाषा में जरेजी जारी किए जाते थे। इस सुविधा के लिए इन्हें कौन सा कर देना पड़ता था? बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना। लगता है ना कि ये तो है नहीं पे हमारे बुक में, लेकिन नहीं, मंगोल वाले चैप्टर में आपका यायावर साम्राज्य में। तो सुलभ यात्रा के लिए फारसी भाषा में पैजा और मंगोल भाषा में जरेजी जारी किए जाते थे, और इन सभी सुविधाओं के लिए इन्हें कर देना पड़ता था। तो वो कर कौन सा था बच्चों? उसका नाम है बाज। क्या नाम है? बाज नाम है। ओके, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। चलो क्वेश्चन नंबर 20, मेसोपोटामिया के इतिहास में खानाबदोश किस जाति के होते थे? तो मेसोपोटामिया के इतिहास में आपने देखा था जब हमने ये क्या नाम है एक क्वेश्चन किया था 8 नंबर का, तो ये खानाबदोश बेसिकली 4 प्रकार की जाति के यहाँ पे आए थे। आए तो बहुत सारे होंगे लेकिन मेन तो यही थे। पहले थे अक्दी और एमोराइट, दूसरे थे असीरियाई और अर्मेनियाई। क्रेलताई नामक का कोई खानाबदोश नहीं था। तो यहाँ पे कौन सा होगा? ए और बी इज दी राइट आंसर, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। इन दी हिस्ट्री ऑफ मेसोपोटामिया द नोमाड्स बिलोंग्ड टू विच कास्ट? तो अक्डियन, एमोराइट्स, असीरियन एंड अर्मेनियंस, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। ओके, चलिए अब यहाँ पे देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 21, बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों, ऐसा क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है। यहाँ पे कुछ कथनों पे विचार करना है। तो पहला कथन कहता है कि यूरोप के सामाजिक प्रक्रिया में अभिजात वर्ग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, यानी कि यूरोप के सोशली जो भी वर्ग होते थे उन सभी में अभिजात वर्ग का इंपॉर्टेंट रोल होता था। बिल्कुल ठीक है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इन अभिजातों के पास में महत्वपूर्ण संसाधन
भूमि वगैरह हुआ करते थे जिस पर इनका नियंत्रण होता था, ये भी ठीक है। दूसरा, यह वेस्लेज नामक एक प्रथा के कारण विकसित हुआ, यानी कि अभिजातों की इतनी अच्छी स्थिति किस वजह से हुई थी? वेस्लेज नामक व्यवस्था की वजह से। तो वेस्लेज किससे संबंधित है? अभिजात वर्ग से। उसके बाद बड़े भूस्वामी और अभिजात वर्ग राजा के अधीन होते थे, जबकि कृषक भूस्वामियों के अधीन होते थे। यानी कि बड़े बड़े भूस्वामी हो गए, अभिजात वर्ग हो गए, ये सभी किसके अधीन होते थे? राजा के। और जो अभिजात वर्ग हैं, बड़े भूस्वामी हैं, इनके अधीन होते थे उनके कृषक। ठीक है, ये चीजें थे। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? फटाफट से देखो, ऑप्शन सी 1 2 3 4 ये सब के सब हमारे सही हैं। ठीक है, अब इसी को सेम इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे देख लेंगे कि रीड दी फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। तो यहाँ पे सारी की सारी बातें केयरफुली हमने पढ़ी, तो सब सही है। और सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से बच्चों आज के इस पेपर का जो हमारा सबसे पहला सेक्शन था बच्चों, सेक्शन नंबर ए, इसके जितने भी एमसीक्यू थे हमारे टोटल 21 एमसीक्यूज, इसको हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। ठीक है, अब एक बार सारे के सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में मुझे अपना स्कोर जरूर बताओ कि 21 आउट ऑफ आपने कितने के राइट आंसर दिए, ताकि मुझे भी तो पता चले कितनी तैयारी कर रखी है आपने। ठीक है, अब देखो, इससे पहले कि आपको मैं सेक्शन नंबर बी करवाना शुरू करूं, यानी कि 3 नंबर के जो क्वेश्चन ये समझाऊं, आप सभी से मैं कुछ पूछना चाहूंगा। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि कल आपका पेपर है, तो क्या आप सभी बच्चों को एक ऐसा लाइव सेशन चाहिए, एक ऐसी लाइव क्लास चाहिए जिसके अंदर हम आपको हिस्ट्री के 1 2 नहीं 100 10 20 50 नहीं बल्कि 100+ एमसीक्यूज आपको हम करवाएं, इसकी प्रैक्टिस करवाएं, इसका रिवीजन करवाएं। ठीक है, अगर आपको ऐसी लाइव चाहिए तो आपको कमेंट करना है। एक कैसे कमेंट करना है? कमेंट में आपको लिखना है लाइव एमसीक्यू नीड। ठीक है, इस तरीके से आपको कमेंट करना है। जितने ज्यादा कमेंट होंगे उतनी ही जल्दी आपके लिए मैं डेफिनेटली एक लाइव कंडक्ट करूंगा। लाइव तो होगा ही, लेकिन कोशिश करूंगा ज्यादा कमेंट होने की वजह से जल्दी से जल्दी करने की। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा आप सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक करो और तैयारी करते रहो अच्छे से, बस यही कहना था आपसे। ठीक है, चलो सेक्शन बी की शुरुआत करते हैं फटाफट से। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, आज की इस वीडियो का जो हमारा अगला सेक्शन है खंड नंबर का, यानी कि सेक्शन बी, वो यहाँ से शुरू हो गया है। अब इसमें 22 से 27 ये हमारे लघुत्तरीय प्रश्न होंगे 3 नंबर के, यानी कि 3 नंबर के 6 क्वेश्चन होंगे। लेकिन यहाँ पे 2 क्वेश्चन में मैंने आपको अथवा दे रखा है, यानी कि 3 नंबर के 8 क्वेश्चन आपको मैं समझाने वाला हूं। ठीक है बच्चों, तो शुरुआत करें। देखो, सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि मेसोपोटामिया के खाद्य संसाधन चाहे कितने भी समृद्ध क्यों ना रहे हो, लेकिन यहाँ पे खनिज संसाधन का अभाव रहा है। कथन को न्यायोचित की ठहराइए। सिंपल सा आपको पता है क्या बताना है? आपको ये बताना है कि मेसोपोटामिया में जो खनिज संसाधन थे इनकी पूर्ति कैसे होती थी। ठीक है, ये आपको बताना है। तो आओ बच्चों समझते हैं। देखो, खाद्य संसाधन यहाँ पे समृद्ध थे, लेकिन यहाँ जो खनिज संसाधन थे इसका अभाव था। अब ये कैसे बता सकते हो? हम ऐसे बताएंगे। देखो, मेसोपोटामिया के दक्षिण के अधिकांश भागों में औजार, मोहर यानी कि मुद्राएं और आभूषण बनाने के लिए पत्थरों की बहुत ही ज्यादा कमी थी, क्योंकि भाई यहाँ पे खनिज संसाधन थे ही नहीं, ना के बराबर थे। ठीक है, इसके अलावा मेसोपोटामियाई लोग इराकी खजूर, पोलर के पेड़ों की लकड़ी, इसे गाड़ियों के पहिए, नाव बनाने के लिए कोई अच्छी खासी इनके पास में लकड़ी वगैरह नहीं थी। ठीक है, तो क्या क्या कमी हो गई? औजारों की कमी, मोहरों की कमी और आभूषणों बनाने के लिए पत्थरों की कमी। उसके बाद कुछ विभिन्न प्रकार की जो लकड़ियां थी उनकी कमी। इसके अलावा मेसोपोटामिया में औजार, पात्र और गहने बनाने के लिए कोई भी धातु उपलब्ध नहीं थी, क्योंकि ये लोग कांसे के औजार वगैरह बनाते थे, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट होता था, महंगा भी पड़ता था, है ना। तो ऐसी कोई धातु उपलब्ध ही नहीं थी। इसीलिए यहाँ पे ये देखा गया कि संभवतः लकड़ी, तांबा, रांगा, चांदी, सोना, सीपी और विभिन्न प्रकार के पत्थरों को तुर्की से, ईरान से और खाड़ी पार के देशों से मंगाया जाता था, जिसके लिए ये अपना कपड़ा और कृषि जन्य उत्पाद काफी मात्रा में निर्यात करते थे। आयात क्या क्या करते थे? लकड़ी, तांबा, रांगा, चांदी, सोना, सीप, इन सभी को कहां से? तुर्की से, ईरान से, खाड़ी पार के सभी देशों से। अब बदले में ये क्या देते थे? बदले में देने के लिए इनके पास में इतनी मुद्राएं तो थी नहीं, इसीलिए ये अपने कृषि उत्पादित देते थे और कपड़ा देते थे। ठीक है,
इसी में एक पॉइंट ये रहेगा कि ये जो फरात नदी थी ये उन दिनों व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में प्रसिद्ध थी। बच्चों ये एमसीक्यू में आ सकता है कि व्यापार के लिए प्रसिद्ध नदी का क्या नाम था, विश्व मार्ग, या फिर विश्व मार्ग से प्रख्यात नदी कौन है, तो वो फरात नदी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ गए क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है कि अथवा में, अगर आपको ये नहीं आता है तो आप ये वाला कर सकते हो। ठीक है, अथवा का मतलब यही होता है कोई एक। मेसोपोटामिया में परिवार एवं विवाह के नियम किस प्रकार के थे, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो मेसोपोटामिया में जो परिवार थे और विवाह के नियम थे वो कैसे थे, आओ समझते हैं अच्छे तरीके से। देखो मेसोपोटामिया में परिवार एवं विवाह के नियम, तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है बच्चों, ये कहता है विवाह के बारे में, अर्थात विवाह करने की इच्छा के बारे में घोषणा की जाती थी। यानी कि लड़के या लड़की को विवाह करना है तो वो घोषणा करते थे कि हाँ हमें विवाह करना है। ठीक है, अब जैसे लड़की ने बोला कि मुझे विवाह करना है तो वधू के माता पिता उसके विवाह के लिए अपनी सहमति देते थे। ठीक है, अब चलिए तैयार हो गए कि हाँ भाई अब शादी वादी होगी, सहमति हो गई, राजीबाजी हो गई है। उसके बाद जो वर पक्ष के लोग होते थे यानी कि लड़के की तरफ से वधू के लिए कुछ उपहार आते थे। जैसे आपने देखा है ना कि शादियों में वो जो गहने जेवरात आते हैं, साड़ियाँ वगैरह आती हैं सबकी रिश्तेदारों के लिए और घर वालों के लिए शूट वगैरह बहुत कपड़े आते हैं, तो वैसे उपहार यहाँ पे भी दिए जाते थे। इसके अलावा विवाह की जब सारी रस्में पूरी हो जाती थी तब दोनों पक्षों की ओर से, वर और वधू दोनों ही पक्षों की ओर से उपहारों का आदान प्रदान किया जाता था, एक दूसरे को उपहार देते थे। इसके अलावा ये सभी एक साथ बैठकर भोजन करते थे और फिर मंदिर में जाकर भेंट भी चढ़ाया करते थे। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब नई नई शादी होती है तो लड़की और लड़की यानी कि वर और वधू जो होते हैं इनको जोड़े में जाके किसी भी मंदिर में प्रसाद चढ़ाना होता है। ठीक है, या फिर हम अपने जो कुल देवता होते हैं, कुल देवी होती है, उनके यहाँ जाना होता है। ठीक है, जब नववधु उसकी सास को, जब नववधु यानी कि नई बहू को सास लेने आती थी तब वधु को उसके पिता के द्वारा उसकी दाय का हिस्सा दे दिया जाता था। इसके अलावा हमें कानूनी दस्तावेजों से यह भी पता चलता है कि मेसोपोटामियाई समाज में एकल परिवार यानी कि एक पुरुष, एक पत्नी और एक बच्चे, इसको ही आदर्श माना जाता था। तो कानूनी दस्तावेजों में विवाह के बारे में ये बातें कही गई हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह से हमारे ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलो अब इन्हीं दोनों क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम में देखो बच्चों, यहाँ पे दिया गया है कि नो मैटर हाउ रिच द फूड रिसोर्सेज ऑफ मेसोपोटामिया वर, इट लेक्ड मिनरल रिसोर्सेज, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। हाँ, इसके पास में मिनरल रिसोर्सेज नहीं थे। कैसे नहीं थे, तो आप ये पॉइंट यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, इसी के अथवा में है कि एक्सप्लेन व्हाट काइंड ऑफ फैमिली एंड मैरिज रूल्स वर देयर इन मेसोपोटामिया। तो कौन कौन से थे रूल्स ऑफ फैमिली एंड मैरिज इन मेसोपोटामिया, तो इसके बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हो बच्चों। ठीक है, अब देखो जो चौथा वर्ग उदय हो रहा था बच्चों यूरोप में, तो यहाँ पर आर्थिक संस्था का आधार क्या था और इसकी विशेषताएं क्या थी। तो आर्थिक संस्था का आधार क्या था बच्चों, ये था श्रेणी यानी कि गिल्ड। ठीक है, देखो प्रत्येक शिल्प या उद्योग एक श्रेणी के रूप में संगठित होते थे, यानी कि व्यापारी हो गए या फिर उद्योगपति हो गए, ये एक श्रेणी में संगठित होते थे। कैसे, श्रेणी एक ऐसी संस्था थी जो कि प्रोडक्ट की गुणवत्ता, उसके मूल्य और उसकी बिक्री पर नियंत्रण रखती थी। श्रेणी सभागार प्रत्येक नगर का आवश्यक अंग थे, यानी कि उद्योगपति शिल्प वगैरह के लिए, शिल्पों के लिए, व्यापारियों के लिए ये श्रेणी सभागार जरूरी थे, क्योंकि यहीं पे एकत्र होकर ये अपनी समस्याओं को और जो भी बातें होती थी उनको क्या करते थे। ठीक है, यह आनुष्ठानिक समारोह के लिए था जहां गिल्डों के प्रधान औपचारिक रूप से मिला करते थे। इसके बाद पहरेदार नगर के चारों ओर गश्त लगाकर शांति स्थापित करते थे। संगीतकारों को प्रतिभोज और नागरिक जुलूसों में अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए बुलाया जाता था और सराय वाले यात्रियों की देखभाल की जाती थी। तो आर्थिक संस्था के आधार के लिए जो श्रेणी है, इसके लिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मैन आपके ये 4 पॉइंट है, आप इनको याद कर लो। 5वां नहीं भी याद करोगे तो भी चल जाएगा आपका, लेकिन ये 4 जरूर याद कर लेना। ठीक है, इस प्रकार से आर्थिक संस्था आधार थी। और यहाँ पे आप ये भी लिख दोगे कि व्यापार वगैरह के लिए नियम वगैरह बनाती थी। ठीक है, मूल्य निर्धारित करती थी, गुणवत्ता अच्छी बनाए रखती थी, कोई विवाद होता था उसको सुलझाती थी। तो ऐसे 1-2 पॉइंट और लिख सकते हो अपनी तरफ से। ठीक है, अब इसी को इंग्लिश मीडियम में देखेंगे कि व्हाट वाज द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन एंड राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आपके सामने ये पॉइंट है और इन सभी को आप पढ़ सकते हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है,
मंगोल साम्राज्य का विस्तारित वर्णन कीजिए, यानी कि मंगोल साम्राज्य जो है ये कितना फैला हुआ था इसके बारे में बताना है। तो देखो बच्चों, मंगोल साम्राज्य ये जो था, इसके जितने भी मंगोली शासक थे ये पहले तो बौद्ध हुआ करते थे, ठीक है। अब धीरे धीरे करके जब इन्होंने अपना शासन स्थापित करना शुरू किया, ओके, तो अब हम डिस्कस करते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें क्या कहा गया है, मंगोल साम्राज्य का विस्तारित वर्णन कीजिए, यानी कि मंगोल साम्राज्य कितना फैला हुआ था इसके बारे में। तो देखो, मंगोल साम्राज्य, दरअसल शुरुआती जो मंगोल शासक थे ये पहले तो बौद्ध थे, इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना रखा था, लेकिन जब इन्होंने शासन को स्थापित करना शुरू किया, राज्य को अपने कब्जों में लेना शुरू कर दिया, तो धीरे धीरे करके ये मंगोली शासक तुर्कों के संपर्क में आ गए और तुर्कों ने अपना रखा था इस्लाम धर्म, तो इन मंगोलों ने भी तुर्कों के संपर्क में आने की वजह से इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया, ठीक है। उसके बाद मंगोल साम्राज्य जो था ये 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान बहुत तेजी से विकसित हो रहा था, और इसके विकसित या फिर मंगोली साम्राज्य के शुरू होने का श्रेय चंगेज खान को जाता है। और इसने, यहां तक कि चंगेज खान ने मंगोल साम्राज्य की शुरुआत ही नहीं की, शुरुआत के साथ साथ घुमंतू जनजातियों का एकीकरण किया जो मंगोली थी, ठीक है। इसके अलावा मध्य एशिया से शुरू हुआ यह मंगोल साम्राज्य पूर्व में यूरोप से लेके पश्चिम में जापान तक, उत्तर में साइबेरिया से लेके दक्षिण में भारतीय उपमहाद्वीप तक, जैसे भारत में दिल्ली था, यहां तक ये फैला हुआ था। आमतौर पे इसे दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा सैन्य साम्राज्य माना जाता है, यानी कि दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा पावरफुल साम्राज्य से माना जाता है। जब ये अपने शीर्ष पे था तो ये तकरीबन 9,700 किलोमीटर तक फैला हुआ था और इसकी आबादी तकरीबन 100 करोड़ के आसपास थी, ठीक है। तो मंगोली साम्राज्य के बारे में ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब इसी के इंग्लिश मीडियम में देखेंगे बच्चों कि डिस्क्राइब दी मंगोल एम्पायर इन डिटेल। तो मंगोल एम्पायर को डिटेल में आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे, ये रहे आपके पॉइंट, यहां से पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो, अब इससे पहले कि आपको मैं कुछ और क्वेश्चन करवाऊं, आपको मैं कुछ एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवा देता हूं एक बार, ठीक है, ताकि आपको ना थोड़ा बोरियत भी ना हो और आप अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। जैसे कि देखो, पिछली ही वीडियो में आपको मैंने एक एमसीक्यू करवाया था, ठीक है, कल ही करवाया था जब मैंने लाइव कंडक्ट किया था आपके लिए। जैसे कि आपको यहाँ पे गलत कथन का चयन करना है। रोमन साम्राज्य तथा ईरान साम्राज्य को अलग करने वाली नदी का क्या नाम है बच्चों? फरात नदी। याद रखना, रोमन साम्राज्य और ईरान को अलग करने वाली नदी कौन है? फरात नदी। यूरोप और अफ्रीका के महाद्वीप को एक समुद्र के द्वारा अलग किया जाता है जो कि भूमध्य सागर, और यही भूमध्य सागर रोमन साम्राज्य का हृदय है, लेकिन यहाँ पे अटलांटिक बोला गया है तो ये गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन सी वाला जो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बहुत से क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे। समुद्री खान हो गया, सार्वभौमिक शासक की उपाधि किसे दी गई है? तो ये दी गई थी चंगेज खान को, ठीक है। उसके अलावा ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था कि मेसोपोटामिया के प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक युगांतकारी परिवर्तन आया जो शहरी अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत उपयुक्त साबित हुआ, और वह क्या था? तो वो क्या था बच्चों? कुम्हार के चाक का निर्माण। क्या था? मैन्युफैक्चर ऑफ पोटर्स व्हील, ठीक है। उसके बाद ये जो है बात हो रही है कि भाई 9वीं सेंचुरी में, 9वीं शताब्दी में प्राय युद्ध होते रहते थे, तो एक ऐसे वर्ग को बढ़ावा मिला जो कुशल घुड़सवार होते थे, लॉर्ड के लिए युद्ध लड़ते थे। तो ये कौन थे? नाइट्स थे, ठीक है। यहाँ पे आपका ये हो जाएगा। इसके अलावा देखेंगे तो और भी क्वेश्चन, ये तो भी अभी आपको मैंने बता ही दिया है। हाँ, ये देख लो एक बार, मिलान देखो। सारगोन अग्गद सम्राट, ये 2370 ईसा पूर्व की बात है इनकी, ठीक है। असीर राज्य की स्थापना तो इन्होंने 1100 ईसा पूर्व में की थी। असुरबनीपाल, इनका टोटल टाइम पीरियड इतना रहा था। और सिकंदर के द्वारा बेबीलोन पर जीत 321 ईसा पूर्व में हुई। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, ठीक है। ऐसे ही करके और भी एमसीक्यू मैंने आपको समझा थे। जैसे ये चित्र है, तो इस चित्र में क्या दर्शाया गया है? इस चित्र में सालसवरी कथी जो इंग्लैंड का है इसको दर्शाया गया है, ठीक है। सालसवरी कैथीड्रल इंग्लैंड का, ओके। फिर यहाँ पे और भी मैंने आपको एमसीक्यू करवा रखे थे। जैसे ये देखिए मेसोपोटामिया के गडरियों के बारे में, तो ऐसे ऐसे पॉइंट थे बच्चों, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, ठीक है। चलो वापस से आते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है कि 11वीं सेंचुरी में व्यक्तिगत संबंध जो कि सामंतवाद का आधार थे कमजोर पड़ने लगे। क्यों? अर्थात 11वीं सेंचुरी में जो व्यक्तिगत संबंध सामंतवाद पर आधारित थे ये कमजोर पड़ने लग गए। अब ये कमजोर क्यों पड़ने लगे भाई? अर्थात
सामंतवाद में कृषक, लॉर्ड, अभिजात, राजा, इनका ये जो संबंध था ये कमजोर होने लगा। क्यों होने लगा बच्चों? क्योंकि अब आर्थिक लेन देन अधिक से अधिक मुद्रा पर आधारित हो गया। सामंतवाद में क्या था कि फसल या फिर सेवा होती थी, लेकिन अब 11वीं सेंचुरी के बाद में आर्थिक लेन देन जो था वो अधिक से अधिक मुद्रा पर आधारित हो गया। ठीक है, लॉर्ड को लगान, उनकी सेवाओं के बजाय नकदी में लेना अधिक सुविधाजनक लगने लगा। कि जो लॉर्ड थे उन्होंने सोचा यार चलो मुद्रा का जब चलन ज्यादा हो ही गया है तो क्यों ना एक काम करें, इनसे अब हम फसल नहीं लेंगे, इनसे अब हम जो है ना सेवा नहीं लेंगे, इनसे नगद वसूलेंगे। ठीक है, कृषकों ने अपनी फसल व्यापारियों को मुद्रा में बेचना शुरू कर दिया। अब जब लॉर्ड जो है इसकी फसल को नहीं लेंगे कर के रूप में, पैसा लेंगे, तो इन कृषकों ने क्या किया, जो धनी कृषक थे दिमाग वाले, उन्होंने फसलों को बेचना शुरू कर दिया। अब फसलों को जब बेचा, शहरों में बेचा, तो इनको बहुत ज्यादा पैसा मिलने लगे। इसीलिए धन का बढ़ता उपयोग कीमतों को प्रभावित करने लगा, जो खराब फसल के समय बहुत अधिक होती थी। ठीक है, उदाहरण के लिए इंग्लैंड में 1270 और 1320 के बीच कृषि मूल्य दोगुने हो गए थे। ठीक है, इस प्रकार से इन 50 सालों में कृषि जो थी उसके मूल्य दोगुने चल रहे थे, ये चीजें थी। ठीक है, अब इसी वजह से क्या हुआ, अब इस वजह से लॉर्ड, अभिजात, राजा और कृषक, इनके बीच में जो संबंध था वो टूट चुका था। ठीक है, इसीलिए ये क्या नाम थे, कमजोर पड़ने लगे थे, इस प्रकार से बताएंगे। अब सेम इसी को इंग्लिश में देख लेंगे कि फ्रॉम द 11th सेंचुरी ऑनवर्ड्स द पर्सनल रिलेशनशिप विच वर द बेसिस ऑफ फ्यूडलिज्म बिगन टू वीकन। तो किसकी बात हो रही है यहाँ पे? बिकॉज ये आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 26 है, इतना छोटा क्वेश्चन, ओहो। अच्छा हाँ, अभी मैंने आपको बोला तो था मंगोल साम्राज्य के पतन के बारे में क्वेश्चन बताऊंगा। तो मंगोलों के पतन के मूल कारण क्या थे? तो मंगोलों के पतन का सबसे पहला कारण ये था कि उनकी जनसंख्या बहुत कम थी और अपनी प्रजा की अपेक्षा कम सभ्य थे। यानी कि सबसे पहली बात, इनकी जनसंख्या कम थी। ठीक है, अब जनसंख्या कम थी तो ये पूरे साम्राज्य पे जो अपना शासन था वो मजबूती से स्थापित नहीं कर पाए। इसके अलावा इनकी अपनी प्रजा से ये मतलब सभ्य कम थे। ठीक है, ये असभ्य थे। इसके अलावा आपसी विरोध, अपनी सभ्यता को विजित देशों की सभ्यता से मिलाना, यानी कि इनके बीच में पहले तो खुद विरोध चलते ही रहते थे, लेकिन फिर भी क्या करते थे, अपनी सभ्यता को अन्य देशों में फैलाते थे। तो अन्य देश के स्वीकार करें या ना करें, ये भी दिक्कत होती थी। ठीक है, उसके अलावा मंगोलों के द्वारा अन्य धर्मों को अपनाया जाना। एक सबसे बड़ा रीजन ये है बच्चों कि मंगोल साम्राज्य पहले बौद्ध थे, अभी तुर्कों के संपर्क में आए तो ये बन गए इस्लामिक, यानी इस्लाम धर्म को अपना लिया। ऐसे ही इन्होंने विभिन्न प्रकार के जाति, धर्म, भाषा इसको अपना रखा था, है ना, इसीलिए ये पतन हुए। इसके अलावा बहुत सारे और भी कारण है, मेनली आपके जो 3 कारण है ना वो यही है। ओके बच्चों, तो ये हो गया आपका यहाँ पे कंप्लीट। अब हम डिस्कस करते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन को, और इसमें 2 क्वेश्चन है। ठीक है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है 27 का, कि यूनान और रोम वासियों की पारंपरिक धार्मिक संस्कृति बहुदेववादी थी, समझाइए कैसे। यानी कि आपको बताना है यूनान और रोमवासी जो थे इनकी पारंपरिक संस्कृति मतलब इनकी जो पारंपरिक धार्मिक संस्कृति थी ये बहुदेववादी थी। कैसे थी बहुदेववादी? तो आओ बच्चों देखेंगे। देखो, यूनान और रोम वासियों की पारंपरिक धार्मिक संस्कृति बहुदेववादी थी। दरअसल यूनान और रोम के ये लोग अनेक पंथों और उनकी उपासना और पद्धतियों में विश्वास रखते थे, यानी कि विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं को मानते थे, उनके लिए मंदिर बनवाते थे, मठ बनवाते थे, मस्जिद बनवाते थे। ठीक है, और ये अनेक पंथों और उनकी उपासना पद्धतियों में विश्वास रखते थे। इसके अलावा जुपिटर, जूनो, मिनर्वा, मार्स जैसे अनेक रोमन इतालवी देवों और यूनानी तथा पूर्वी देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। यानी कि ये एक नहीं दो नहीं, न जाने कितने देवी देवताओं की पूजा करते थे। ठीक है, इसके लिए उन्होंने साम्राज्य भर में हजारों की संख्या में मंदिर, मठ, देवालय बना रखे थे। ठीक है, अब ये लोग स्वयं को बहुदेववादी नहीं कहते थे या एकेश्वरवादी भी नहीं कहते थे, ये अन्य नाम से पुकारते थे। रोमन साम्राज्य का एक अन्य बड़ा धर्म था यहूदी धर्म। ठीक है, जूडिज्म। तो यहाँ पे और क्या अपनाया गया था इस्लाम के अलावा? जूडिज्म, यानी कि क्या बोलते हैं, यहूदी धर्म। ओके, चलो अब इसी के वाले क्वेश्चन को देखते हैं
कि रोमन साम्राज्य में जो सिंहासन था ये पारिवारिक वंशाक्रम पर आधारित था। उदाहरण से विवेचना कीजिए, यानी कि जैसे मान लीजिए आपके परदादा थे, तो परदादा के बेटे यानी कि आपके दादा ये उनकी जमीन के मालिक बने, ठीक है, फिर आपके पिता उनकी जमीन के मालिक बने, फिर आप उनकी जमीन के मालिक बनेंगे। तो वही चीज है यहाँ पे, ठीक है, वंश क्रम के आधार पे जो बड़ा बेटा होगा उसी को सब कुछ मिलेगा, ऐसा था, है ना। तो भाई देखो, हाँ ये बात सही है कि सिंहासन जो है ये यथासंभव पारिवारिक वंश क्रम पर ही आधारित था, ठीक है। अब इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, देखो इसमें यह कहा जाता है कि जो पिता का राज्य है ये पुत्र को मिलेगा, फिर उस पुत्र से पौत्र को और फिर प्रपौत्र को, ठीक है। फिर चाहे वो पुत्र उनका नैसर्गिक हो या फिर ग्रहण किया हुआ, नैसर्गिक यानी कि खुद का हो या फिर गोद लिया हुआ हो, ठीक है। सेना भी इस सिद्धांत को पूरी तरीके से मानती थी। उदाहरण के लिए टिबेरियस जो रोमन सम्राट की लंबी कतारों में दूसरा था, इसने प्रिंसिपेट की स्थापना करने वाले ऑगस्टस का ये अपना पुत्र नहीं था, किंतु सत्ता का सहज परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए ऑगस्टस ने इसे गोद ले लिया था। वास्तव में ऑगस्टस का शासन शांति काल का शासन की याद दिलाता है, क्योंकि इस शांति का आगमन दशकों तक चले आ रहे आंतरिक संघर्ष और सदियों तक की सैनिकों की विजय के पश्चात हुआ था, ठीक है। तो शांति का काल किसके शासन काल को कहते हैं, ऑगस्टस के, इस तरीके से, ठीक है बच्चों। अब सेम इन्हीं क्वेश्चंस को आप इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे देख सकते हैं कि द थ्रोन इन रोम वाज बेस्ड ऑन फैमिली लिंगेज, डिस्कस विद द एग्जांपल। तो किस तरीके से रहेगा, आप इन सभी को यहाँ से पढ़ सकते हैं, ये थे आपके पॉइंट। इसके अलावा द ट्रेडिशनल रिलीजियस कल्चर ऑफ द ग्रीक एंड रोमन्स वाज पॉलिस्टेटिक। तो कैसे है, इसके बारे में आप ये 3 पॉइंट यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हमारा इस पेपर का जो सेक्शन नंबर बी था ये भी पूरा समझा दिया मैंने आपको, है ना। वेट अ मिनट, देखो सेक्शन बी के अंदर 3 नंबर के हमारे जो 6 क्वेश्चन थे ये भी आपको समझा दिए। अब मैं आपको पिछले पेपर के कुछ क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ, ठीक है, तो आप उनकी प्रैक्टिस करके जाना। आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे कि ये देखो, हमारा पहले क्वेश्चन ये था कि मेसोपोटामिया की जो कृषि व्यवस्था थी इसका वर्णन करना था। तो भाई मेसोपोटामिया की कृषि व्यवस्था कैसी थी इसके बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। अब इन मेसोपोटामिया की कृषि व्यवस्था में ये कहा जाएगा कि दक्षिणी मेसोपोटामिया में कृषि जो थी वो कई बार संकटों से घिर जाती थी। इसके लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी थे। तो बेसिकली हालांकि यहाँ पे दक्षिणी मेसोपोटामिया में जो जमीन थी ये प्राकृतिक उपजाऊपन इसमें अच्छा था, लेकिन फिर भी ये कई बार संकटों से घिर जाती थी। अब ऐसा क्यों होता था, एक तो है इसका प्राकृतिक कारक, जो नदी होती थी कई बार बाढ़ आ गई तो फसल को डुबो देती थी, कई बार पानी नहीं मिला या जलधार जो मार्ग है अपना वो बदल लिया तो सूखा पड़ जाता था। फिर मानव निर्मित कारक आ जाता है, इसमें भी इसी नदी से जो ऊपर के लोग थे वो ज्यादा पानी लेना चाहते थे, नीचे वालों को पानी नहीं मिलता था, सफाई नहीं करते थे, इसलिए और भी दिक्कतें होती थी, है ना। उसके बाद युद्ध और राजनीतिक स्थिति आ जाएगा इस तरीके से। अगला क्वेश्चन था कि मेनर की जागीर में होने वाले कार्यों की सूची बनाओ और मेनर कभी आत्मनिर्भर नहीं हो सकते ये बताओ। तो मेनर की जागीर में होने वाले कार्य क्या क्या थे आप ये पढ़ सकते हो, और मेनर की ये जो कभी आत्मनिर्भर नहीं हो सकते थे इसके ऐसा क्यों कहा जाता है, तो इसका ये रीजन था, ठीक है, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। पिछली वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से आपको ये सारी चीजें सॉल्व करके समझा रखी हैं बच्चों, ठीक है। चलो अब आपको मैं क्वेश्चन दिखा दूंगा, आप पढ़ते जाना। जैसे कि पहला अभी ये क्वेश्चन है हमारा कि चंगेज खान की हरकारा पद्धति क्या थी, इसकी विशेषता बताओ। तो चंगेज खान की हरकारा पद्धति क्या है इसके बारे में आप इन पॉइंट को पढ़ सकते हैं। इसका अर्थ क्या था, कुबुकर क्या है, चंगेज खान की मृत्यु के बाद में क्या हुआ, सारी बातें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद यूनान और रोम वासियों के लिए ये तो ठीक है। हाँ, प्राचीन विश्व इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति किसे कहा गया है, विस्तार से वर्णन कीजिए। तो देख लो बच्चों, अरब प्रदेश से शुरू होने वाले इस्लाम के विस्तार को प्राचीन विश्व इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति कहा जाता है, ठीक है। अब इसके बारे में सारे पॉइंट यहाँ पे दिए हैं, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। अब इसके अलावा जो हमारा एक और पेपर था, पेपर नंबर 3, इसके मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ 3 नंबर वाले, ताकि आप उसकी भी प्रैक्टिस कर लेना। देखो जैसे कि यहाँ पे है कि मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति काफी विस्मयकारी रही थी, ठीक है, ये 28 है,
28 नहीं 27 है। मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति काफी विस्मयकारी रही थी, जिसमें यहाँ की दजला और जो फरात नदी थी इसका अहम योगदान था। तो कैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता में दजला और फरात नदी का योगदान था वो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे दिया गया बच्चों कि मेसोपोटामिया का समाज और वहाँ की संस्कृति भिन्न भिन्न समुदायों के लोगों और संस्कृतियों के लिए खुली हुई थी। समझाइए कैसे? तो समझ लीजिए कैसे। मेसोपोटामिया का समाज और वहाँ की संस्कृति भिन्न भिन्न समुदायों के लिए और लोगों के लिए खुली हुई थी। अब इसके बारे में कैसे कैसे पॉइंट लिखने, मारी के राजा के बारे में बात आएगी, खानाबदोशों के बारे में बातें आएंगी और एक आधा पॉइंट अपनी तरफ से। ठीक है, तो आप इन सभी क्वेश्चंस को इंग्लिश मीडियम में आप यहाँ से देख सकते हैं। देखो हिंदी में तो आपको मैं समझाते जा रहा हूँ, आपको एक चीज और क्या चाहिए, सेंटेंस फॉर्मेशन चाहिए, वो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद रोमन साम्राज्य सांस्कृतिक विभिन्नता का अनुपम मिश्रण था। अब ये कैसे था एक अनुपम मिश्रण, तो इसके बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, सारे पॉइंट आपको मैंने एक ही स्क्रीन पे दिखा दिया, आज से आप यहाँ से देख सकते हो। अब इसी को इंग्लिश में देखेंगे कि द रोमन एम्पायर वाज अ यूनिक मिक्सचर ऑफ कल्चर डाइवर्सिटी, डिस्कस दिस स्टेटमेंट। जी हाँ, द रोमन एम्पायर वाज यूनिक मिक्सचर कल्चर डाइवर्सिटी, तो कैसे है आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आपके और भी क्वेश्चन थे, चंगेज खान के वंशजों की उपलब्धियां क्या क्या थी, तो ये भी मैंने आपको करवा रखे अच्छे तरीके से कि चंगेज खान के वंशजों की क्या क्या उपलब्धियां थी। ओके, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो चाहो तो। वैसे और भी एक आधे क्वेश्चन है कि 3 वर्ग में सामंती व्यवस्था के बारे में क्वेश्चन है आपका, फिर पादरियों की क्या क्या विशेषताएं थी, इनके आय के क्या क्या स्रोत है, सारी की सारी चीजें पहले ही आपको समझा रखी हैं। चलो हम लोग सेक्शन सी की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां से हमारा इस पेपर का खंड नंबर गा यानी कि सेक्शन सी जो है वो शुरू हो जाता है। अब इसमें 28 से 30 दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन होंगे 8 मार्क्स के। अब इन क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना। देखो बच्चों, जो तीसरा वर्ग है, ठीक है, इसके अंतर्गत आते हैं किसान। अब ये 2 प्रकार के किसान होते हैं। ठीक है, तीसरे वर्ग में 2 प्रकार के किसानों की बहुत बड़ी संख्या में एक खाई का अंतर पाया जाता था, यानी कि एक किसान मान लेते हैं बहुत ज्यादा अमीर थे, तो एक किसान बहुत ज्यादा गरीब थे। ठीक है, तो तीसरे वर्ग जिसके अंतर्गत आने वाले दोनों किसानों के, स्वतंत्र किसान और कृषिदास, इनमें बहुत बड़ी खाई का अंतर होता था, स्पष्ट कीजिए। तो आओ बच्चों समझते हैं। सबसे पहले जो स्वतंत्र कृषक है इनकी बात करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो 2 प्रकार के कृषक थे तीसरे वर्ग में, एक तो स्वतंत्र कृषक थे, ठीक है, और एक थे बच्चों कृषिदास। और याद रखना बच्चों, स्वतंत्र कृषक और कृषिदास का अलग अलग से 3 नंबर में 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, या फिर 8-8 नंबर में 2 क्वेश्चन अलग अलग से बन सकते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं सबसे पहले स्वतंत्र कृषकों की भूमिका। देखो बच्चों, जो स्वतंत्र कृषक होते थे ये अपनी भूमि को लॉर्ड के काश्तकार के रूप में देखा करते थे। पुरुषों का, ये स्वतंत्र किसान जो थे, इनमें पुरुषों का सैनिक सेवा में योगदान होना बहुत ही अहम होता था। कम से कम 1 साल में 40 दिन तक इन्हें सेना में सेवा देनी पड़ती थी, जो स्वतंत्र किसान होते थे। ठीक है, कृषकों को लॉर्ड की जो जागीरें होती थी यानी कि मेनर, इन पे जाकर काम करना पड़ता था। 1 वीक में कम से कम 3 दिन या फिर उसके कुछ दिन निश्चित होते थे हर लॉर्ड के। ठीक है, और इस समय जो भी ये काम करते थे उससे होने वाला उत्पादन यानी कि श्रम अधिशेष, ये सीधे लॉर्ड के पास जाता था, यानी कि कुछ भी नहीं मिलता था कृषकों को इनकी कामों पर करने के लिए। ठीक है, जैसे श्रम अधिशेष बोलते थे। इसके अलावा उनके अन्य श्रम कार्य जैसे कि गड्ढे खोदना, जलाने के लिए लकड़ी को एकत्र करना, बाड़ लगाना, सड़कें व इमारतों की मरम्मत करना, ये सभी ये स्वतंत्र किसान किया करते थे और इन्हें इसके लिए भी कोई पैसा नहीं मिलता था। ठीक है, स्वतंत्र किसान इन लॉर्ड की खेतों में मदद करने के अलावा जो स्त्रियां थी, जो इनके बच्चे थे, वो भी इनको बहुत सारे कार्य करने पड़ते थे, जैसे कि सूत काटना, कपड़े बनाना, मोमबत्ती बनाना, लॉर्ड के लिए अंगूरों से रस निकाल के मदिरा तैयार करना। ठीक है, टैली नामक करा जाएगा। राजा के द्वारा इन किसानों पर लगाया जाने वाला एक प्रत्यक्ष कर था जिसको टैली कर बोलते थे। ठीक है, कौन सा? टैली कर। ओके, तो इस प्रकार से आपको स्वतंत्र कृषक जो थे इनकी भूमिका समझ में आ गई ना कि स्वतंत्र कृषकों की क्या भूमिका थी। ठीक है, इसी के उलट बहुत ही खराब स्थिति थी बच्चों कृषि दासों की। कैसे?
दरअसल कृषि दासों को लॉर्ड के स्वामित्व में ही रहकर काम करना पड़ता था। जैसे ये करेंगे तो कृषि ही, लेकिन एक दास की तरह काम करेंगे लॉर्ड के भूमि पे, स्वामित्व वाली भूमि पे। ठीक है, ये उन भूखंडों पे कृषि करते थे जो केवल लॉर्ड के स्वामित्व में थे। कृषि दास जो थे ना, वो स्वतंत्र वाले, ठीक है, ये वाले जो किसान थे बच्चों, ये वाले, इनके पास अपनी भी भूमियां होती थी और ये लॉर्ड की भूमि पे भी काम करते थे। लेकिन जो दास होते थे इनके पास में अपनी भूमि नहीं होती थी, ये लॉर्ड के नेतृत्व उसकी भूमि पे काम करते थे और इनके लिए कोई मजदूरी नहीं मिलती थी और लॉर्ड की आज्ञा के बिना ये कृषिदास अपनी जागीर भी नहीं छोड़ सकते थे। इसके अलावा सर्फ, यानी कि कृषिदास को सर्फ भी बोलते थे, तो सर्फ जो थे ये केवल लॉर्ड की चक्की में ही अपना आटा पीस सकते थे, उनके तंदूर में ही रोटी सेक सकते थे और उनकी मदिरा संपीड़क में ही आसवान मदिरा और बियर वगैरह तैयार करते थे। लॉर्ड ये तय करता था कि कृषिदास जो है वो किसके साथ विवाह करेगा। अगर किसी कृषिदास को अपनी मनपसंद की शादी करनी पड़ती थी तो उसके लिए उसे शुल्क यानी कि टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, तो एक प्रकार से कृषिदासों का पूरा कंट्रोल लॉर्ड के हाथ में होता था, लेकिन जो ये स्वतंत्र कृषक होते थे इनका आधा कंट्रोल अपने हाथ में होता था और कुछ नियम बने हुए थे, तो इससे लॉर्ड से संबंधित थे बेसिकली। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये वाला हो गया। चलो अब इसी का सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों कि 14वीं शताब्दी के आरंभ में यूरोप के आर्थिक विस्तार जो था ये धीमा पड़ गया। इसका समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। हैं सर जी, समालोचनात्मक परीक्षण कैसे करेंगे? घबराओ मत, आपको सिर्फ ये बताना है कि 14वीं शताब्दी में यूरोप का आर्थिक विस्तार धीमा क्यों पड़ गया था, इसके रीजन। तो आओ बच्चों समझते हैं। देखो हाँ, ये रहा। 14वीं शताब्दी के आरंभ में यूरोप का आर्थिक विस्तार धीमा पड़ने के पीछे कई कारण थे। कौन कौन से? सबसे पहली बात, 14वीं सेंचुरी शुरू होने से पहले ही 13वीं शताब्दी जब अंत होने वाली थी, 14वीं सेंचुरी स्टार्ट होने वाली थी, इस समय उत्तरी यूरोप में जो तेज ग्रीष्म ऋतु का स्थान था ये ठंडी ग्रीष्म ऋतु ने ले लिया। ठीक है, तेज ग्रीष्म ऋतु का स्थान किसने लिया? ठंडी ग्रीष्म ऋतु ने। तो इससे क्या हुआ? इससे पैदावार के जो मौसम थे ये छोटे हो गए, यानी कि फसलों को जितने टाइम के लिए उगाया जाता है ना, 4-5 महीने के लिए, तो वो टाइम अब छोटा हो गया। ठीक है, अब साथ ही ठंडी ग्रीष्म ऋतु की वजह से तूफान आने लगे, सागर से, महासागर से बाढ़ आने लगी। ठीक है, जिससे कि खेत खलियान नष्ट होने लगे और इसी वजह से सरकार को जो कर थे इनमें आमदनी में कमी हो गई। इसके अलावा 14वीं सेंचुरी में पहले की गहन जुताई के 3 क्षेत्रीय फसल चक्र से भूमि की उपजाऊपन क्षमता खत्म हो गई। बच्चों हमने देखा था कि जो 11वीं सेंचुरी थी यानी कि 11वीं शताब्दी में 2 फसल की जगह 3-3 फसलों को उगाया जाने लगा था, लेकिन 14वीं शताब्दी तक आते आते इस गहन जुताई की वजह से और इस फसल चक्र की वजह से भूमि जो थी वो खराब होने लगी। ठीक है, चरागाहों की कमी होने लगी, जिसकी वजह से हजारों की संख्या में पशुओं की मृत्युएं होने लगी। ठीक है, हजारों की संख्या में। जनसंख्या वृद्धि के कारण उपलब्ध संसाधन यहां पे कम पड़ने लगे। ठीक है, जनसंख्या तेजी से बढ़ी और संसाधन कम पड़े थे, ये तो एक इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है। इसके अलावा 1315 और 17 में यूरोप में भयंकर अकाल पड़ गया और इस अकाल से हजारों लाखों की संख्या में मृत्यु हुई। ठीक है, तो लोगों की मृत्यु, पशुओं की मृत्यु एवं 1320 में बहुत सारे पशुओं की मृत्यु होना। इसके अलावा ऑस्ट्रिया व सर्बिया में चांदी की खानों से उत्पादन में कमी हो गई, जिससे कि धातु मुद्रा के व्यापार में कमी आई। देखो, व्यापार करने के लिए जरूरी था चांदी के सिक्कों के रूप में आदान प्रदान करना। ठीक है, लेकिन 14वीं सेंचुरी में अरबिया और ऑस्ट्रिया और सर्बिया से, कहां से? ऑस्ट्रिया और सर्बिया से जो चांदी की खाने थी वहां से इसका उत्पादन कम हो गया, तो धातु के मुद्रा व्यापार में भी इससे कमी आ गई। इसके अलावा जलपोतों के साथ चूहे आ गए। अब इन्होंने सोचा कि भाई कहीं से मदद तो मंगानी पड़ेगी ना, तो जलपोत आए जिसके साथ में चूहे आ गए और ये चूहे लेके आए ब्यूबेनिक प्लेग जैसी महामारी, जिसकी वजह से तकरीबन 3 से 4 साल में ही लाखों लोग, 4 से 5 लाख लोग मारे गए। ठीक है, अब ज्यादा मृत्यु होने की वजह से मजदूर जो थे इनकी संख्या कम हो गई और अब मजदूरी 250% बढ़ गई, यानी कि जिस मजदूरी पे पहले 100 रुपए लगते थे अब वही एक मजदूर उसके लिए 250 रुपए मांगता है। एक नई शासन व्यवस्था आ गई। अब क्या था? अब जो शासक था ये पिरामिड के शिखर पर नहीं था,
जहां राजभक्ति, विश्वास और आपसी निर्भरता पर टिकी थी, अब व्यापक दरबारी समाज और आश्रयदाता अनुयायी तंत्र का केंद्र बिंदु बन गए थे। ठीक है, इस तरीके से आपका ये वाला आंसर था। तो एक बार सारे बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर लाइव चैट में बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 28 ये आपको समझ में आ गया अच्छे तरीके से या नहीं। आप फटाफट से यस लिख के बताओ, तब तक मैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों को क्वेश्चन आंसर दिखा देता हूं। देखो, सबसे पहले इंग्लिश में हमारा जो पहला क्वेश्चन था कि द थर्ड कैटेगरी वाज वन इन विच देयर वाज अ हग गैप बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ फार्मर्स। तो एक तो थे रोल ऑफ इंडिपेंडेंट फार्मर्स की बात आएगी आपकी यहाँ पे, ठीक है, पढ़ लेना इसको। फिर रोल ऑफ एग्रीकल्चर स्लेव्स की बात आ जाएगी, कृषिदास की बात आ जाएगी, इस तरीके से। अब यहाँ पे जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था कि इकोनॉमिक एक्सपेंशन ऑफ यूरोप स्टार्टेड शोइंग डाउन इन द बिगिनिंग ऑफ द 14th सेंचुरी, क्रिटिकली एग्जामिन दैट। तो कैसे लिखेंगे बच्चों, देख सकते हो सारे के सारे पॉइंट यहाँ पे मैंने अच्छे से लिखे हुए हैं, आप इनको पढ़ सकते हो। जी सर जी, आ गया है समझ, जी सर जी सर, चलिए बहुत बढ़िया, अच्छे समझ में आ गया तो और भी बहुत अच्छी बात है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला कहता है कि चंगेज खान का ये विचार था कि उसके जो पुत्र हैं ये परस्पर मिलजुल कर साम्राज्य का शासन करेंगे। तो चंगेज खान क्या सोचता था कि उसके जो पुत्र हैं, चारों पुत्र, ये मिलजुल के साम्राज्य पे शासन करेंगे। तो कथन के संदर्भ में उसके बेटों और उसके द्वारा साम्राज्य के विस्तार को बताओ, यानी कि इसके 4 पुत्रों के अधीन जो मंगोली साम्राज्य था वो कितना विस्तृत हुआ ये बताओ, हर बेटे ने क्या क्या किया ये बताओ। तो चंगेज खान के बेटों के द्वारा किए गए साम्राज्य के विस्तार का वर्णन। सबसे पहले सबसे ज्येष्ठ पुत्र जोची की बात आएगी। तो इसने क्या किया था, ज्येष्ठ पुत्र जोची को मिला रूसी स्टेपी प्रदेश, ठीक है, रूस का स्टेपी प्रदेश, परंतु उसकी दूरस्थ सीमा उलूस निर्धारित नहीं थी। यानी कि स्टेपी प्रदेश मिला इसके जोची को, लेकिन इसको जो है ना, इसकी सीमा क्या है ये निर्धारित नहीं थी। तो इसीलिए इसका विस्तार सुदूर पश्चिम तक विस्तृत था, जहां तक उसके घोड़े स्वेच्छापूर्वक भ्रमण कर सकते थे। दूसरा पुत्र था चगताई। तो चगताई को तुरान का स्टेपी क्षेत्र और पामीर के पहाड़ का उत्तरी क्षेत्र भी मिला, और उसके भाई के प्रदेश से जो कि लगा हुआ था। संभवतः वह जैसे जैसे पश्चिम की ओर बढ़ता गया वैसे वैसे यह अधिकार क्षेत्र भी इसका बढ़ता गया, चगताई का। तीसरा पुत्र ओगोदेई। तो चंगेज खान ने यह संकेत किया कि उसका जो मेन उत्तराधिकारी होगा वो रहेगा ओगोदेई, और इसे ही महान खान की उपाधि दी जाएगी। इस राजकुमार ने अपने राज्य अभिषेक के बाद अपनी राजधानी को काराकोरम में प्रतिष्ठापित कर लिया था। क्या किया था, काराकोरम में। उसके बाद सबसे छोटे पुत्र तोले, इसको मिली पैतृक भूमि, इसके जो पारिवारिक भूमि थी, वंशक्रम भूमि, मंगोलिया मिली। निष्कर्ष, चंगेज खान का यह विचार था कि उसके पुत्र परस्पर मिलजुल कर साम्राज्य का शासन करेंगे, और इसे ध्यान में रखते हुए उसने अपने विभिन्न राजकुमारों के लिए अलग अलग सैनिक टुकड़ियां तामान निर्धारित कर दी, जो कि प्रत्येक उलूस में तैनात रहती थी। परिवार के सदस्यों में राज्य की भागीदारी का बोध श्रद्धालुओं की परिषद, जिसे किरलताई कहते हैं, इसमें होता था, जिसमें परिवार या राज्य के भविष्य के निर्णय, अभियान और लूट के माल का बराबर बंटवारा होता था। चरागाह भूमि, उत्तराधिकारी आदि के समस्त निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते थे। ये सब कुछ यहाँ पे बताया गया था। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे ये समझ में आया होगा। चलो, तो ये हो गया आपका। अब इसी में सेकंड क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य की महिलाओं की स्थिति क्या थी बच्चों। तो रोमन साम्राज्य में महिलाओं की स्थिति के बारे में देखो। रोमन साम्राज्य में महिलाओं की स्थिति, सबसे पहला पॉइंट, रोमन साम्राज्य में एकल परिवार का चलन था। अर्थात एक जो परिवार है उसका जो बड़ा बेटा होता था ये अपने पिता के परिवारों के साथ नहीं रहते थे। यानी कि जैसे आप हो, ठीक है, आपके पापा हैं और आपके पापा के पापा, तो ये सभी एक साथ मिलकर नहीं रहते, है ना। एग्जाम्पल के लिए मैं कह रहा हूँ, जैसे आप हो, आपके पिताजी हैं, तो ये एक साथ अलग रहते हैं। आप, आपकी मम्मी और पापा, भाई बहन, ये एक साथ रहते हैं, तो इसको बोलेंगे एकल परिवार। ठीक है, तो वयस्क पुत्र अपने पिता के परिवार के साथ नहीं रहते थे, और वयस्क भाई बहुत कम साझे परिवार में रहते थे। विवाह की बात करेंगे तो आमतौर पर परिवार के द्वारा विवाह नियोजित होते थे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि महिलाओं पर उनके पति अक्सर हावी रहते थे। आयोग में अंतर, अर्थात ज्यादातर ये देखा गया, एक तरफ
पुरुषों की आयु जहां 28-29 या 30-32 होती थी विवाह की, तो वहीं लड़कियों की आयु जबरन 16 से 18 या फिर 22 से 23 साल में ही कर दी जाती थी। विवाह का एक ऐसा स्वरूप था जिसमें पत्नी अपने पति को अपनी संपत्ति हस्तांतरित नहीं करती थी, किंतु अपने पैतृक परिवार में वह अपने पूरे अधिकार बनाए रखती थी। ठीक है, इसी के साथ ही साथ महिला का जो दहेज था ये वैवाहिक अवधि के दौरान उसके पति के पास चला जाता था, यानी कि विवाह के दौरान उसके पति के पास चला जाता था, लेकिन महिला अभी भी अपने पिता की उत्तराधिकारी बनी रहती थी और अपने पिता की मृत्यु के बाद अपनी संपत्ति को अपने नाम करवा सकती थी। ठीक है, इस प्रकार रोमन साम्राज्य की महिलाओं को संपत्ति के स्वामित्व व संचालन में व्यापक कानूनी अधिकार भी प्राप्त थे बच्चों। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कानून के अनुसार, रोमन कानून के अनुसार पति और पत्नी एक वित्तीय हस्ती नहीं बल्कि दो अलग अलग वित्तीय हस्तियां मानी जाती थी। तलाक देना बहुत ही आसान था, इसके लिए बस एक सूचना देनी होती थी पति को पत्नी को, पत्नी को पति को कि हम तलाक देना चाहते हैं, बस इसी से जो था तलाक हो जाता था। ओके, तो इस प्रकार से आपका ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होगा। तो एक बार सारे बच्चे बताओ कि रोमन साम्राज्य में जो महिलाओं की स्थिति थी, क्या आपको ये समझ में आ गई अच्छे से? अगर समझ में आई है तो सारे बच्चे एक बार चैट सेक्शन में मुझे लिख के बताओ, जी सर हमको समझ में आ गया है। ठीक है, फटाफट से बताओ। सर जी कल लाइव होगी वीडियो? जी हाँ, कल भी लाइव होगी वीडियो, सुबह सुबह। टेंशन क्या ले रहे हो, हम है ना, हम कराएंगे आपको लाइव। चलो इंग्लिश में देख लेंगे बच्चों कि चंगेज खान्स आइडिया वाज दैट हिज सन वुड जॉइंटली रूल द एम्पायर। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन द एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर डन बाय हिज सन्स। तो सबसे पहले बड़े बेटे जोची ने क्या किया, कैसे क्या किया, और सेकंड चगताई, थर्ड ओगोदोई एंड फोर्थ आएगा तोले, और कंक्लूजन क्या था ये भी आप लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन था बच्चों कि डिस्क्राइब द स्टेटस ऑफ वुमेन इन द रोमन एम्पायर। तो रोमन एम्पायर में जो वुमेन्स थी इनकी क्या स्टेटस था, तो ये रहा आपका यहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली, मैरिज, डिफरेंशिएट बिटवीन कमीशन, उसके बाद में कुछ और भी बातें यहाँ पे आती हैं इस तरीके से। ठीक है, तो अब आप समझ गए अच्छे से। चलो अब बात करते हैं अगले सेक्शन की, मतलब कि अगले क्वेश्चन के। देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया बच्चों कि मंदिर मेसोपोटामिया संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा थे, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, जी हाँ बच्चों, मंदिर मेसोपोटामिया संस्कृति के महत्वपूर्ण अंग थे। अब कैसे थे, तो आओ इसे भी समझते हैं। देखो क्या कहा गया है, मंदिर मेसोपोटामिया की संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग थे। सबसे पहला ज्ञात मंदिर एक छोटा सा देवालय था। देवालय का मतलब होता है जहां पे मुख्य मूर्ति रखी होती है। तो सबसे पहला जो मंदिर खोजा गया मेसोपोटामिया में वो एक छोटा सा देवालय था जो कि कच्ची ईंटों से बना हुआ था। जो भी मंदिर यहां से मिले वो दरअसल कुछ घरों के जैसे होते थे। ठीक है, जैसे आमतौर पे लोगों के घर होते थे ना, मंदिर भी उसी टाइप के होते थे, क्योंकि मंदिरों को भी तो किसी देवता का घर ही तो माना जाता था। ठीक है, जैसे कि मंदिरों में विभिन्न प्रकार के देवी देवता, जैसे कि और ये चंद्रदेव के रूप में पूजे जाते थे, इन्नाना ये प्रेम व युद्ध की देवी थी, तो ये यहाँ के प्रमुख देवी देवता रहे थे। ठीक है, अब आती है अगले पॉइंट की बारी। तो जो देवता हुआ करते थे ये यहाँ पे पूजा का केंद्र बिंदु होता था, और लोग इन देवताओं के लिए अन्न, दही, मछली इत्यादि को लेकर आया करते थे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो आराध्य देव थे जैसे कि और यानी कि चंद्रदेव, ये सैद्धांतिक रूप से अपने सभी जो भी इनके एरिया में रहने वाले लोग होते थे उनके खेतों, मत्स्य क्षेत्रों और स्थानीय लोगों के पशुधन के स्वामी होते थे। ठीक है, समय आने पर उपज को उत्पादित वस्तुओं में बदलने की प्रक्रिया, जैसे कि तेल निकालना, यानी कि जैसे कृषि हो गई है, कृषि के बाद में कुछ ऐसी चीजें थी जिससे कि तेल निकाला जा सकता था, जैसे कि जो राई होती है। ठीक है, अनाज को पीसना, ठीक है, काटना, ऊनी कपड़ों को बुनना, ये सभी मंदिरों के आसपास होने लगे। एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं बच्चों कि मंदिरों ने धीरे धीरे करके अपने क्रियाकलाप बढ़ा लिए और मुख्य शहरी संस्था का रूप ले लिया। ठीक है, घर परिवार के ऊपर के व्यापारियों की नियुक्ता, अन्न, हल जोतने वाले पशु, रोटी, जौ की शराब, मछली, इन सभी का आवंटन लिखित रूप से हमें देखने को मिला है, जो कि मंदिर के आसपास ही होता था। ये चीजें थी। ठीक है, तो आई होप अब तो आप समझ ही गए होंगे इसके बारे में, है ना।
तो मंदिर किस प्रकार से मेसोपोटामिया संस्कृति के अहम अंग थे, ये हो गया। अब अथवा देखो, मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति काफी विस्मयकारी रही थी, वर्णन कीजिए। तो भाई मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति कैसे विस्मयकारी थी, तो आओ बच्चों डिस्कस करते हैं। देखो मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति लिखेंगे इस तरीके से, पूर्वोत्तर भाग, इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे, पहले पूर्वोत्तर भाग, फिर उत्तरी भाग, फिर पूर्वी भाग, और फिर आएगा यहाँ पे दक्षिणी भाग। ठीक है, देखो पूर्वोत्तर भाग, यहां पर लगभग 7,000 से 6,000 ईसा पूर्व के बीच में खेती शुरू हुई। यहाँ पर हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान थे और यहाँ पे बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं भी थी, स्वच्छ झरने यहाँ पे थे, जंगली फूल वगैरह भी पाए जाते थे, अच्छी फसल के लिए पर्याप्त वर्षा भी होती थी। उत्तर की बात करेंगे तो उत्तर में स्टेपी घास के मैदान थे, आजीविका का साधन खेती की तुलना में यहाँ पे पशुपालन होता था। वर्षा के दौरान भेड़ बकरियां यहाँ उगने वाली छोटी छोटी झाड़ियों और घास से अपना भरण पोषण करती थी। पूर्वी भाग, तो पूर्वी भाग में दजला की सहायक नदियां ईरान के पहाड़ी प्रदेशों में जाने के लिए परिवहन का अच्छा साधन थे। दक्षिणी भाग, तो ये एक रेगिस्तानी भाग है और यही वो भाग था जहां मेसोपोटामिया के सबसे पहले नगर और लेखन प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ। ठीक है, यहाँ खेती के अलावा भेड़ बकरियां, स्टेपी घास के मैदान, पूर्वोत्तरी मैदान और पहाड़ों के में डालों पे पाल ली जाती थी। जानवरों की अधिकता के कारण भारी मात्रा में मांस, दूध, ऊन जैसी वस्तुएं मिलती थी। गर्मियों में नदियों में मछलियां, गर्मियों में खजूर के पेड़ खूब बहुत फलते फूलते थे। आवश्यकता पड़ने पर गेहूं, जौ, मटर, मसूर, इन सभी की सिंचाई के द्वारा खेती भी की जा सकती थी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये वाला आंसर था। तो बच्चों जब आप मेसोपोटामिया की विशेषता बताओगे, ठीक है, भौगोलिक विशेषताएं, तो पहले आप पूर्वोत्तर की बात बताओगे, फिर आप उत्तर भाग की बात बताओगे, फिर पूर्वी भाग, और सबसे आखिर में आ जाता है आपका दक्षिणी भाग, इस प्रकार से। ठीक है, तो एक बात सारे बच्चे बताओ कि अभी तक मैंने आपको जो क्वेश्चन समझाए हैं अच्छे समझ में आ गए या नहीं? बताइए सारे बच्चे, समझ में आ गए तो यस सर लिखेंगे। और तब तक मैं आपको इंग्लिश मीडियम में दिखा देता हूं कि टेम्पल्स वर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मेसोपोटामियन कल्चर। कमेंट, जी हाँ, तो टेम्पल्स किस तरीके से इंपॉर्टेंट पार्ट थे मेसोपोटामियन कल्चर के, तो आप यहां से इन सभी पॉइंट को पढ़ सकते हैं। और ये रहा आपका यहाँ पे कंप्लीट आंसर। ठीक है, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन था, ज्योग्राफिकल लोकेशन बतानी थी आपको मेसोपोटामिया की, तो नॉर्थन ईस्टर्न पार्ट आ जाता है यहाँ पे नॉर्थन पार्ट आ जाएगा, यहाँ पे ईस्टर्न पार्ट आ जाएगा, और ये साउथर्न पार्ट यहाँ पे आ जाएगा, और इन सभी की विशेषताएं आपकी ये आ जाएंगी। ठीक है जी सर, आ गया समझ सर। बस अब कल सुबह एक लाइव क्लास ले लेना। अरे बच्चों क्यों टेंशन ले रहे हो, मैंने बोला ना आपसे, मैं सुबह सुबह 5:30 पे या फिर 6 बजे, ठीक है ना, करेक्ट 6 बजे आपके लिए मैं एक लाइव अटेंड करूंगा। और इस लाइव अटेंड में आपको मैं केवल एक ऐसा सैंपल क्वेश्चन पेपर करवाऊंगा, एक ऐसा सैंपल पेपर कि आप इतना समझ लो कि कल का जो पेपर होगा ना 80 में से आप ये मान लो कि उसी में से 60 से 70 मार्क्स तक के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि एक पेपर को मैं इसी तरीके से डिजाइन करने वाला हूं। इवन एक पेपर के अलावा मैं 2 से 3 सैंपल क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस भी, रिवीजन भी आपको करवा दूंगा उसी में। तो 5:30 बजे या 6 बजे आप सारे बच्चे जरूर से ज्वाइन करना उस लाइव को। ठीक है जी सर। 12th की जियो की नेक्स्ट वीडियो कब? कल ही आएगी बच्चों। एक बच्चा कह रहा है कि सर जी मैं तो 10 बजे सोकर उठता हूं, तो कोई बात नहीं, आपने वो कहावत सुनी है ना कि जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है, तो बस वही कहावत होगी आपके साथ में फिर तो। ठीक है, चलो अब हम सेक्शन नंबर डी को डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। तो सेक्शन डी में बेसिकली हमारे 31 से 33 अंश आधारित यानी कि स्रोत आधारित 4 नंबर के 3 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है कि एक पुराकालीन पुस्तकालय है। ठीक है, ये पुस्तकालय के बारे में आपसे यहाँ पे पूछा गया है। वैसे स्रोत तो मैंने आपको पहले करवा रखे हैं, अगर आप चाहो तो इसे पढ़ लो, बहुत ही ज़्यादा इसमें दिक्कत होने वाली, पढ़ोगे तो आप इसको। मैं सीधा क्वेश्चन आंसर बता देता हूँ इससे जो बनेगा। पहला क्वेश्चन बनेगा कि दक्षिणी क्षेत्र बेबीलोनिया के किस आखिरी राजा ने किस राजधानी में एक पुस्तकालय की स्थापना की थी? तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे बच्चों, तो ये देखो, आखिरी राजा अश्शुरबनीपाल ने उत्तर में स्थित अपनी राजधानी निनवे में एक पुस्तकालय की स्थापना की थी। तो वही आंसर यहाँ पे देखेंगे, सेम आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद
लगभग डैश ईसा पूर्व के बाद सुमेरियन भाषा बोली जानी बंद हो गई। ये एमसीक्यू में आ सकता है बच्चों कि शुरुआत तो हुई थी इसकी 2400 ईसा पूर्व, याद रखना सुमेरियन भाषा कब से बोली गई थी, 2400 ईसा पूर्व से इसका प्रवेश हुआ था, लेकिन बंद कब हो गई, 1800 ईसा पूर्व। ठीक है, इस स्रोत के अनुसार देखेंगे तो ये देखो ये रहा, लगभग 1800 ईसा पूर्व के बाद सुमेरियन भाषा बोली जानी बंद हो गई, लेकिन विश्वविद्यालयों में अभी भी ये चलती रही थी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, अश्वुरबनीपाल ने लिपिकों के दक्षिण में पुरानी पट्टिकाओं का पता लगाने के लिए क्यों भेजा, यानी कि जो अश्वुरबनीपाल था इसने दक्षिण में पुरानी पट्टिकाओं का पता लगाने के लिए जो लोग लिपिक थे इनको क्यों भेजा बच्चों। ठीक है, क्या रीजन थे इसको भेजने के, तो इसको अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर एक बार देखते हैं कहाँ मिलेगा। ठीक है, भेजा, हाँ ये देखो, ये रहा, ये देखो, ये रहा ना कि लिपिकों को दक्षिण में पुरानी पट्टिकाओं का पता लगाने के लिए भेजा, क्योंकि दक्षिण में लिपिकों को विद्यालयों में पढ़ना लिखना सिखाया जाता था, जहां उन्हें दर्जनों की संख्या में पट्टिकाओं की नकलें तैयार करनी होती थी। बेबीलोनिया में भी ऐसे ही नगर थे जो कि पट्टिकाओं की विशाल संग्रह तैयार करने के लिए किए जाते और प्राप्त करने के लिए मशहूर थे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेंगे, सेम आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब इन्हीं क्वेश्चंस को जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के वो यहाँ से देख लीजिए, एन एशियंट लाइब्रेरी, इसके बारे में ये पॉइंट आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, अब 31 का आप यहाँ पे देख लेंगे तो ये रहा आपका पॉइंट, ये यहाँ से देख लेंगे। अब अगला हमारा क्वेश्चन है बच्चों, रोमन अभिजात वर्ग की आमदनियां। ठीक है, रोमन अभिजात वर्ग की आमदनियां, तो इसको पढ़ते हैं। 5वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में रोम के ऊंचे घरानों में प्रत्येक के पास अपने आप में वह सब कुछ मौजूद था जो एक माध्यम आकार के शहर में हो सकता था। एक घुड़दौड़ का मैदान जिसे हिप्पोड्रोम कहते थे, जिसमें अनेक मंच, मंदिर, फव्वारे और विभिन्न प्रकार के लम्शार बहुत से रोमन परिवारों को अपनी संपत्ति से प्रतिवर्ष 4000 पाउंड सोने की आय प्राप्त होती थी, जिसमें अनाज, शराब और अन्य उपज शामिल नहीं थे। इन उपजों को बेचने पर सोने में प्राप्त आय को 1/3 बराबर आमदनी में बांटा आमदनी हो सकती है। रोम के द्वितीय श्रेणी के परिवारों की आय 100 से 1500 पाउंड सोना हुआ करती थी। ठीक है, अब देखो इनके क्वेश्चंस। तो बच्चों पहला क्या है, हिप्पोड्रोम का क्या था, तो हिप्पोड्रोम एक घुड़दौड़ का मैदान था। रोम की द्वितीय श्रेणी के परिवारों की आय कितनी होती थी, तो तकरीबन 1000 से 1500 पाउंड सोना। इसके अलावा परिवर्ती 5वीं शताब्दी और 6वीं शताब्दी में व्यापार में क्या परिवर्तन हुए, तो व्यापार में क्या परिवर्तन हुए बच्चों, तो परिवर्ती 5वीं शताब्दी और 6वीं शताब्दी में एगियन, दक्षिणी एशिया, माइनर तुर्की, सीरिया और फिलिस्तीन व्यापारी अंगूरी शराब और जैतून तेल के प्रमुख निर्यातक बन गए। जबकि पहले जहां से भूमध्य सागर के बाजार, अफ्रीका के बाजार से जो कंटेनर आते थे वो पहले ज्यादा आते थे, लेकिन 5वीं और 6वीं शताब्दी में इन जगहों से ट्रेड कम हो गया। अब एगियन, दक्षिणी एशिया, माइनर तुर्की, सीरिया, फिलिस्तीन, यहाँ से अंगूरी शराब, जैतून का तेल ये तेजी से आने लगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था बच्चों आपका इसके बारे में। तो आई होप अब आप ये भी समझ गए होंगे बढ़िया तरीके से। अब इसी का इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए, द इनकम्स ऑफ द रोमन एरिस्टोक्रेसी। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिप्पोड्रम, what was the income of second class families in Rome, and what changes took place in trade in the late 5th and 6th centuries। ठीक है, ये चीजें थी। ओके, अब यहाँ पे मुझे लगता है मुझे थोड़ा पानी पीना चाहिए। हम यहाँ पे अभी 23 सेकंड का ब्रेक लेते हैं। ठीक है, लाइव है तो यहाँ पे ब्रेक तो लेना ही पड़ेगा। ओके, चलिए वापस से आ चुके हैं। अब देखो अगला जो हमारा स्रोत है वो है बुखारा पर कब्जा। ठीक है, बुखारा पर कब्जा कब कैसे किया,
जुवैनी जो इतिहासकार था ये कहता है, क्या कहता है, सारी चीजें लिखी हुई हैं। मैं क्वेश्चन आपको समझाता हूँ सीधा सीधा। फारसी इतिवृत्तकार जुवैनी ने कब बुखारा की विजय पर वृतांत दिया? तो ये वृतांत कब दिया था इन्होंने? 1220 ईस्वी में दिया था। ठीक है, तो ये रहा बच्चों। सेकंड, उपरोक्त विवरण में जुवैनी के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। तो जुवैनी का दृष्टिकोण क्या था बच्चों? जुवैनी के कथन के अनुसार नगर की विजय के बाद चंगेज खान उत्सव मैदान में गया जहां पर नगर के धनी व्यापारी एकत्रित थे। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी। इसका देखेंगे आंसर, तो यहां से ऐसे लिखना है कि जुवैनी के कथन के अनुसार चंगेज खान उत्सव मैदान में गया जहां पर नगर के धनी व्यापारी एकत्रित थे। उन्हें संबोधित कर रहा था चंगेज खान, अरे लोगों, तुम्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि तुम लोगों ने अनेक पाप किए हैं और तुम में से जो सबसे अधिक संपन्न हो तुमने तो बहुत सारे पाप किए हैं। अगर तुम मुझसे पूछो कि इसके लिए मेरे पास क्या प्रमाण है, तो इसके लिए चंगेज खान कहते हैं कि मैं कहूंगा कि मैं खुद ईश्वर का दंड हूं। यदि तुमने पाप ना किए होते तो ईश्वर ने मुझे तुम्हें दंड देने के लिए नहीं भेजा होता। ठीक है, ये चीजें थी। अब यहां पे ये हो गया आपका। अब सेकंड क्वेश्चन है बच्चों कि स्टेपी निवासियों के इतिहास के विषय में हमें जानकारी किन किन स्रोतों से मिलती है? तो बच्चों 3 नंबर का आपका एक क्वेश्चन मिल सकता है एग्जाम में कि स्टेपी क्षेत्रों के निवासियों के इतिहास के बारे में जानकारी के क्या स्रोत हैं। सबसे पहला स्रोत है इतिवृत्त तथा यात्रा वृत्तांत। इतिवृत्त का मतलब हो गया कि मंगोल साम्राज्य के दौरान लिखे गए जो क्या बोलते हैं इतिवृत्त, इट मीन्स कि जो दस्तावेज हो गए वो आते हैं। यात्रा वृत्तांत यानी कि कोई भी घूमने आया, ठीक है, यात्रा करने आया तो उसने जो लिखा वो आ जाता है। नगरीय साहित्यकारों के दस्तावेज यानी कि उस समय के जो भी साहित्यकार थे इनके दस्तावेज। कुछ स्रोत जैसे कि चीनी, मंगोली, फारसी, अरबी भाषा में जो उपलब्ध यात्रा वृत्तांत वगैरह हैं उसके स्रोत भी इसमें शामिल हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये वाला यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब देखो इंग्लिश मीडियम के बच्चे यहाँ पे देख लेंगे कि कैप्चर ऑफ बुखारा, इसके बारे में क्या क्या पॉइंट हैं आपके, तो वो भी आप यहाँ से इजीली रीड आउट कर सकते हो बच्चों। ठीक है, ये रहे आपके तीनों क्वेश्चन एक ही बार में। चलो अब हम डिस्कस करेंगे बच्चों अपने अगले सेक्शन को जो कि है खंड नंबर ई। ठीक है, अब इसमें पूछा गया है मंगोल साम्राज्य के दिए गए रेखा मानचित्र में 5 भौगोलिक लक्षण 1 2 3 4 5 ये दर्शाए गए हैं, उनके सही नाम उनके निकट खींची गई रेखा के सामने लिखो। ठीक है, तो देखो बच्चों ये आपका मंगोल साम्राज्य का मैप है और अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने एक लाइव सेशन अटेंड किया था आपका मैप के लिए। ठीक है, उस लाइव सेशन में कम से कम नहीं तो 150-200 बच्चे तो लाइव में थे और 1-2 घंटे के अंदर ही 3-4 हजार बच्चे देख चुके हैं उसको। ठीक है, और बहुत अच्छा लाइव सेशन था, बहुत अच्छे से आपकी मैप की प्रैक्टिस करवाए थे, क्वेश्चन भी मैंने समझा रखे थे। ठीक है, तो आप मैप की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो उस लाइव सेशन को जरूर से अटेंड करना। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मैं ये लाइव जो है ना इसके कुछ पहले ये देख लो, ये जो मैप है हमारा ये है मंगोल साम्राज्य से। अच्छा एक सेकेंड, एक चीज मैं आपको पहले क्लियर कर दूं बच्चों, याद कर लो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। पेपर में जो है ना आपको 3 नाम जो है ना 3 नाम ऐसे दिए जाएंगे, मतलब जो मैप होगा ना उसमें 3 जो है ऐसे करके A, B और C ऐसे करके दिए जाएंगे। ठीक है, उनके सामने इस तरीके की रेखाएं खींची होंगी और आपको ना डिटेल्स दी जाएंगी, उसके आपको नाम लिखने होंगे। ठीक है, और 2 जगह जो होंगी वो नाम दे दिए जाएंगे और आपको मैप में जो वो असाइन करना होगा कि कौन सा कहाँ पे है। ठीक है, तो मैंने आपको सारी मैप की प्रैक्टिस करवा दी अच्छे से, तो आप इनको देख लेना। अब यहाँ पे देखो जो चंगेज खान का पुत्र था, ठीक है, उसने अपनी राजधानी जो थी मंगोली राजधानी उसको शिफ्ट किया था कहाँ पे, काराकोरम में। ठीक है, तो काराकोरम कहाँ पे बच्चों, काराकोरम है नंबर 1 पे। मैं सीधा सीधा आपको करवाता चल रहा हूँ कि ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, ज़्यादा टाइम ना हो। तो काराकोरम कहाँ पे है, नंबर 1 पे है। ठीक है, सेकंड बताओ बच्चों कि बगदाद कौन से नंबर पे है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप नंबर बताना। ठीक है, किस नंबर पे कौन सा है बच्चों, बगदाद कौन से नंबर पे है बताएंगे एक बार। बगदाद है 3 नंबर पे, वेरी गुड। यहां पर जो है बच्चों ये आपका हो जाएगा बगदाद। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे ओमुर्ज है और ये आपका दिल्ली है। तुर्फान कौन से नंबर पे बच्चों, तुर्फान मैंने पूछा है, तुर्फान कौन से नंबर पे है बताएंगे एक बार सारे बच्चे। तुर्फान किस नंबर पे है,
फटाफट से। ओके 2 नंबर पे, वेरी गुड, 2 नंबर पे आपका यहाँ पे तूफान आ जाता है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ और ये जो आपका मैप है छोटे छोटे अक्षर वाला, इसको समझाता हूँ। देखो सबसे ऊपर में है बच्चों ताशकंद। ठीक है, ताशकंद के लिए मैंने टी बनाया हुआ है। इसके नीचे है समरकंद, यहाँ पे है आपका क्या बोलते हैं क्या था, बुखारा। ठीक है, समरकंद के ऊपर बुखारा है। ये आपका यहाँ पे मर्व है, ये निशापुर है, ये हिरात है और ये बल्ख है। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी इसमें आपको याद करने के लिए। किस बच्चे को वो कहानी याद है? जिस बच्चे को वो कहानी याद है एक बार मुझे लाइव में लिख के बताओ, देखते हैं किस बच्चे को वो वाली कहानी याद है। मैंने बताई थी आपको कि ये जो मैप है इसको याद करने की ट्रिक क्या है। ठीक है, किस बच्चे को वो कहानी याद है? सर ये मैप बिल्कुल सही है, मैप आ चुका है हमको। चलिए बहुत बढ़िया। ये देखो बच्चों यहाँ पे भरा हुआ मैप भी आप चाहो तो देख सकते हो। मैंने अच्छे से आपको सारा मैप यहाँ पे समझा रखा है, भरा हुआ भी। ओके, तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप सभी ने मेरे साथ मिलके क्लास 11th के अपने हिस्ट्री यानी इतिहास के मिड टर्म के एग्जाम के लिए, जो कि आपका कल होने वाला है, सैंपल पेपर सेकंड यहाँ पे अच्छे से समझ लिया, जो कि हमने पूरा का पूरा 1 घंटा यहाँ पे लगाया और अच्छे से इसको समझा है ना। अब आप सारे बच्चे एक बार ईमानदारी से कमेंट करके ये बताओ कि जो आपको मैंने इस 1 घंटे में पेपर समझाया, क्या वाकई में इससे आपकी जो प्रिपरेशन है, इससे आपकी जो तैयारी है उसमें आपको हेल्प मिली कि नहीं? क्योंकि देखो भाई, हम अपनी तरफ से दिन रात मेहनत करते हैं आपके लिए कि हम आपके लिए सैंपल पेपर बना पाएं, उनका सॉल्यूशन बना पाएं, वीडियो बना पाएं, है ना। तो हम भी ये जानना चाहते हैं कि क्या हमारी मेहनत रंग ला रही है। कमेंट करके जरूर बताना बच्चों, हम आपका फीडबैक जरूर सुनना चाहेंगे। ओके, बाकी आज के सेशन के लिए बस इतना ही। और एक बार फिर से आप सभी को 11वीं क्लास के आपके हिस्ट्री के मिड टर्म के एग्जाम के लिए विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।